Okay, we'll start with the lecture. नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन् महादेवाय नमः। अभी कृत्तिका नक्षत्र है, इसकी देवता है अग्नि। कृत्तिका देवतामग्निं मेषवाहन संस्थितं सृक्सृवा भीतिवरदृक् सप्तहस्तं नमाम्यहम्। Okay. Everybody is comfortable? Any questions that we have? किसी को भी lecture के पहले कोई question है या any queries? ज्योति जी, चिंतन जी, अभी तक जो हमने कवर किया है उसके बारे में कोई डाउट्स है आपको? Everything cool? आज एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, so पहले का रिविजन भी होगा, like always. Okay. So आज अभी तो सूर्य के बारे में हम बात करते हैं, उसके पहले कुछ बाकी चीजें भी समझ के लेते हैं। स्क्रीन दिख रहा है ना हमें? हाँ, दिख रहा है। ओके ओके। सो ये हमारा एक चार्ट होता है जिसमें दिस इज द फर्स्ट हाउस, दिस इज द सेकंड हाउस, दिस इज द थर्ड हाउस। लेकिन जब भी सूर्योदय होता है या फिर सनराइज होता है तो वो हमेशा सूर्य फर्स्ट हाउस में ही रहता है। ये फर्स्ट हाउस का जो टाइम पीरियड है या किसी भी हाउस को 2 घंटे का एक ड्यूरेशन दिया है। सनराइज जब भी होता है, अभी मैंने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड टाइम लिया है आज के डेट के लिए कि हर रोज आजकल आज की ईरा में रादर 6 बजे के आसपास सूर्योदय हो रहा है, या 6 बजे से आगे आगे जाते जाते वो 6:30, 6:45, 7:15 तक जाएगा टिल द मंथ ऑफ जैन। देन सूर्योदय थोड़ा जल्दी जल्दी होते जाता है। सो राइट नाउ आई हैव टेकन 6 o'clock इन द मॉर्निंग। सो सनराइज जब भी होता है, सो बेसिकली 6 o'clock का टाइम अगर होगा तो 6 से लेकर 2 घंटे यानी 6 से 8 बजे तक ये टाइम पीरियड रहेगा। सो इफ समबडी सेज दैट मेरा उनका चार्ट में अगर आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता लेकिन आपको ये दिख रहा है खाली चार्ट देखकर कि सन इज इन द फर्स्ट हाउस, तो हम कह सकते हैं कि इस टाइम पीरियड के बीच का उसका जन्म है। 6 से 8 के बाद में जब दिन आगे आगे बढ़ते जाता है तब सन गोज टू 12th हाउस। वो क्लॉकवाइज उसका रोटेशन हमको देखना है और ये टाइम आगे के 2 घंटे का होगा। 6 से 8 लग्न में, 8 से 10 12th हाउस, उसके आगे के जो 2 घंटे है वो दिन का समय, दैट विल बी 11th। फिर जब सबसे ज्यादा धूप होती है दोपहर को, तभी सन गोज, नाउ वेयर विल इट गो? 10th हाउस में। यहाँ पे वो सबसे ज्यादा धूप देता है या सबसे ज्यादा तपता है, तपता सूरज जब सर के ऊपर होता है वो, एंड दैट टाइम इज मिड डे, जो 12 बजे से लेकर 2 बजे तक हम 2 घंटे का टाइम पीरियड ले रहे, इसीलिए। नहीं तो दोपहर यानी दोपहर के बाद आफ्टरनून इज ऑल्सो दोपहर फॉर अस, वो उसके आगे के 2 घंटे यानी 2 बजे से 4 बजे तक। फिर जब शाम होने लगती है, चाय पीने का समय हो जाता है, दैट इज व्हेन 4 o'clock टू 6 o'clock इन द इवनिंग। इसके बाद में वो वेस्ट में जाएगा, वो अस्त होने के लिए जाएगा और वो अस्त हो जाएगा। ये 6 बजे से 8 बजे तक, बिकॉज 2-2 घंटे का पीरियड हम ले रहे हैं। अब वो अस्त हो गया, अब हमें सूर्य दिखेगा क्या? तो मतलब वो है ही नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं, वो तो रहेगा लेकिन हमें महसूस नहीं। एग्जैक्टली वो हमको नहीं दिखेगा, बट दैट इज बिकॉज अभी रात का समय है और सूर्य आफ्टर सनसेट, थोड़ा सा सनसेट और रात जब होती है और जब भी सुबह सुबह जब भी सनराइज होता है और उसके पहले का जो भोर का समय होता है, दैट इज कॉल्ड ट्वाइलाइट, क्योंकि उसमें थोड़ी सी रोशनी होती है। सो अगेन जब आफ्टर सनसेट इट विल गो टू द 6th हाउस,
ये हमको समझने के लिए कि हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर देखने जाए, अगर किसी चार्ट में देखने जाए, तो हमको ये नहीं बोलना है कि 12 बजे से 2 बजे तक का सूर्य है, तो मतलब व्हाट वी हैव टू से इट इज इन द 10th हाउस, सन इज इन द 10th हाउस। अगर यही आगे आगे अभी ये बढ़ता जाएगा, अगर मिड डे का टाइम है तो 10th हाउस, मिड नाइट का टाइम है तो 4th हाउस, फिर अगर एकदम ही अर्ली मॉर्निंग का टाइम हुआ तो it will be in the second house, that is just before sunrise. So this is a basic understanding. Okay, so this is the easy part कि सन का टाइम हमको समझ के लेना है कि सुबह अगर सनराइज का समय है तो वो ईस्ट में रहेगा, ईस्ट इज फर्स्ट हाउस इन अ हॉरोस्कोप विच इज लग्न भाव। उसके बाद में अगर सनसेट का टाइम है तो वो 7th हाउस में रहेगा बिकॉज दैट इज द वेस्ट, एंड मिडनाइट इज 4th हाउस, मिड डे इज 10th हाउस, और ऐसा करते करते वो सीधे दूसरे दिन में वापस सनराइज हो जाता है। अभी सन के साइंस कैसे देखने हैं, डू वी नो दैट? सन साइंस कैसे हमें पता चलते हैं? अगर मैं कहूं कि मेरा बर्थडे है 12th जनवरी, आई डोंट वांट टू टेल द ईयर, ईयर नहीं बताना है मुझे, 12th जैन, सूर्य की राशि क्या होगी? व्हाट इज माय सन साइन? मकर। धनु। किसने कहा धनु ये? राशि। के पहले अच्छा, धनु राशि होगी। धनु में धनु धनु 15 तारीख के बाद मकर में हाँ, प्रवेश। धनु में होगी। ये जो मकर है ना, ये अगर आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी फॉलो करोगे तो आपको मकर मिलेगा, क्योंकि उनका जो सन साइन का पीरियड है वो सेट है, दिसंबर में ही कहीं पर एंड ऑफ दिसंबर में शुरू होता है एंड ऑलमोस्ट एंड ऑफ जनवरी खत्म होता है। वन सेकेंड ना, ये किसके पीछे से आवाज आ रही है? जस्ट म्यूट, प्लीज म्यूट। ओके, बट जब हम ज्योतिष को अपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं, तभी सन की या सूर्य की जो संक्रांति होती है, जो ट्रांजिशन पीरियड होता है, वो इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए 15 तारीख से 15 तारीख तक ऐसा हम लेते हैं। नहीं तो मकर संक्रांति सबको पता है, वो कब होती है? दैट इज 14 जनवरी 14 जनवरी को, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने 15 जनवरी लिया है। तो ये मकर संक्रांति आप एक बेस पकड़ लो, क्योंकि वो सबको पता है। 15 जनवरी पकड़ लो, फिर यहां से एक महीना यानी 15 फरवरी तक, सो दैट विल बी कैप्रिकॉर्न साइन। फिर 15 फरवरी से 15 मार्च तक एक्वेरियस, और ऐसा करते करते आपको आगे के साइंस मिलेंगे। सो अगर कोई आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ बताता है, इवन विदाउट द टाइम, हमको सन की राशि समझ में आ जाएगी। इस टेबल को अगर हम ध्यान में रखें तो समझ में आएगी। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन एज इन कभी कभी संक्रांति जो होगी वो हमेशा ही हर महीने की 15 तारीख को होगी, ऐसा नहीं है। जैसे मकर संक्रांति तो फिक्स्ड है, 14th को या 15th को होती है, लेकिन इसके आगे पीछे जैसे 13 तारीख को भी कभी आगे जाता है सन, कभी 17 तारीख तक उसका ट्रांजिशन नहीं होता। सो इसके आसपास की डेट अगर आपको मिले तो आप थोड़ा चेक कर लो कि मैं सही जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, उसमें थोड़ी ऊंच नीच हो सकती है। बट सो दिस इज बेसिकली, ये सब एक कैसे है ना, ABCD ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ये सब अगर हम समझ जाए तो हमको काफी सारी चीजें आसानी से समझ में आएगी। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। अभी अगर हमें सूर्य के बारे में कुछ पता है तो हमें क्या क्या पता है? हम सबने कुछ ना कुछ तो जरूर सुन रखा होगा, कुछ पता होगा, कुछ नहीं मालूम, या कुछ अलग सुना होगा। तो जिसको एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर, कि आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सन के बारे में, कि सन को ये मानते हैं या उससे ये चीजें देखते हैं, तो आप बताओ। ये भी हो सकता है कि आपके बोलने में ही पूरा लेक्चर खत्म हो जाए, सारे डाउट सॉल्व हो जाए, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग। दैट इज हार्डली लाइकली, वेरी अनलाइकली, बट इफ यू हैव एनीथिंग टू शेयर प्लीज डू। सन को पिता का कारक भी मानते हैं। पिता का कारक मानते हैं,
सरकारी अधिकार का भी मतलब पद का कारक भी होता है। सरकारी पद का या सरकारी नौकरी का सन से प्रतिष्ठा अधिकार है। तो को जोड़ के देखा। आत्मकारक भी प्रतिष्ठा का मानते हैं। कारक है, सरकार प्रतिष्ठा। अहंकार सरकार प्रतिष्ठा, आत्मा बॉस कारक, अहंकार। बॉस मानते हैं। बॉस। Yes, everybody knows everything about the sun. That is amazing. सन बहुत इजी है समझने के लिए, क्योंकि इससे सन से सारी चीजें हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो सन से नहीं है। हम लोग कला का कारक शुक्र को कहते हैं, लेकिन कला भी सूर्य से देखी जाती है। सो देर इज नथिंग दैट सन कैन नॉट शो यू। पूरी सृष्टि का सार सन है। सो व्हाट इज अ प्लैनेट? अभी हम ग्रहों की शुरुआत करते हैं। सो व्हाट इज अ प्लैनेट? ग्रह को हम ग्रह क्यों कहते हैं? मॉडर्न साइंस में वो जो एक वर्ड है प्लैनेट, उसका कोई डेफिनेशन मुझे अभी तक नहीं मिला। देयर आर मेनी थिंग्स दैट डिफाइन अ प्लैनेट। बहुत सारी चीजें हैं। प्लूटो प्लैनेट है कि नहीं अभी तक कंट्रोवर्शियल है। एक बेसिक चीज वी हैव टू अंडरस्टैंड, ग्रह को ग्रह क्यों कहा है? ग्रह वो है, ग्रहण करता है। ग्रहण करता है, जो लेता है और जो देता भी है। क्या लेता है? एनर्जी लेता है। क्या देता है? एनर्जी देता है। गृह्णाति ददाति ते ग्रह, यानी जो लेता है और जो देता है वो ग्रह है। ग्रहों को खुद का प्रकाश नहीं है। उनको जो प्रकाश मिलता है वो सन से या सूर्य से मिलेगा। तो ये प्रकाश भी लिया हुआ है, उन्होंने ग्रहण किया हुआ प्रकाश है। और वो देते क्या है? ग्रहों से एनर्जी ट्रांसमिट होती है, रेडिएशन भी ट्रांसमिट होता है, और इस रेडिएशन की आवाज भी हम सुन सकते हैं। और ग्रह में क्या होता है? इनमें क्या होता है? गति होती है। ग्रह मूव करते हैं ना, रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। हर ग्रह में गति है। और सूर्य और चंद्र और बाकी सारे ग्रह ये हर अपने अपने एक ऑर्बिट में चल रहे हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त होता नहीं है। हमें जो दिखता है वो पृथ्वी के गति के कारण है कि हमारी पृथ्वी घूम रही है, तो हमें लगता है कि सूर्य उदय हो गया, अस्त हो गया। सूर्य घूम नहीं रहा है हमारे इर्द गिर्द, लेकिन सूर्य में भी गति है। वो भी रोटेट कर रहा है, वो गैलेक्सी में रिवॉल्व भी कर रहा है। बट उसका उतना बड़ा ऑर्बिट नहीं है जो बाकी ग्रहों का है। ये जो हमारा मॉडल है सोलर सिस्टम का, इट्स अ हीलियोसेंट्रिक मॉडल। सूर्य बीच में, उसके इर्द गिर्द सारे ग्रह। ज्योतिष में जब हम एक चार्ट को देख रहे हैं, वो हमारा जियोसेंट्रिक मॉडल हो जाएगा। हमें देखना है कि पृथ्वी या अर्थ या हम केंद्र में है, वी आर एट द सेंटर, और बाकी सारे ग्रह घूम रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं। वैसे ही वो कुंडली क्या है, हमारा देह क्या है? पृथ्वी क्यों केंद्र में? क्योंकि हमारा देह भी पृथ्वी का बना है। सो पृथ्वी केंद्र में है, और इस पृथ्वी को एस्पेक्ट करते हुए या प्रभावित करते हुए, इन्फ्लुएंस करते हुए बाकी सारे ग्रह है। और अभी हम जो मुख्य रूप से एक फोकस करेंगे ग्रहों पर, वो 7 ग्रह है। दैट इज दे आर सन, मून, मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, और इनके अलावा राहु, केतु भी। बाकी भी ग्रह है 3, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। इनको भी हम देखेंगे, इनको भी हम समझ कर लेंगे, लेकिन क्योंकि पाराशर, वराहमिहिर, भृगु ऋषि ये सब इनका उल्लेख नहीं करते, तो हम इन्हें शॉर्ट में समझ के लेंगे। देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग कि ये ऐसा क्यों, इन्होंने क्यों नहीं इनके बारे में बताया, क्योंकि तब तक इन ग्रहों की खोज ही नहीं हुई थी। लेकिन I'll get to you, अंकित जी, 1 सेकेंड। लेकिन मुझे ये थोड़ा अजीब लगता है कि ये जो शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र कहो या कोई भी शास्त्र कहो, बहुत प्राचीन है ना, बहुत ज्यादा प्राचीन काल की बात कर रहे हैं हम, जब ग्रह तारे पहले से ही पता थे। मॉडर्न साइंस में हमने इनकी खोज बाद में की, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस्ड बाद में हुई। लेकिन जिन्होंने ये सब उस काल में दिया था कि जिस समय में ये सब जाने की हम रादर सोच नहीं सकते, कि उनके पास वो टेक्नोलॉजी थी
तो जो ये भी बता सकते हैं कि ब्रह्मांड एक नहीं, अनंत है, अनंत कोटि है, क्या वो शनि के आगे गए नहीं होंगे? या फिर ब्रह्मांड को समझ लिया, अलग अलग तरह के ब्रह्मांड का खोज की, लेकिन अपने ही सोलर सिस्टम में यूरेनस नेपच्यून प्लूटो नहीं मिले इनको? ऐसा नहीं हो सकता। वो हमारी पृथ्वी से इतनी दूरी पर हो सकते हैं, यूरेनस नेपच्यून और प्लूटो कुछ इतने डिस्टेंस पर हो सकते हैं कि शायद हमको उतना प्रभाव ना दे। ये सिर्फ मेरा एक तर्क है, इट्स जस्ट अ गेस वर्क। ये हो सकता है। इन 3 ग्रहों को भी वी विल अंडरस्टैंड देम, हाउएवर थोड़ा शॉर्ट में। हमारा प्राइम फोकस नव ग्रहों पर होगा, 7 प्लैनेट्स इंक्लूडिंग राहु एंड केतु। अभी ग्रहों से ज्यादा क्या महत्व हो सकता है, किस चीज का महत्व हो सकता है, तो वो है नक्षत्रों का। ऐसा क्यों? अभी एक सिंपल क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क कि हम किसी एक जगह पर जाते हैं जो अननोन जगह है। अननोन जगह पर आप जाते हो, आपको एक मार्केट प्लेस का पता लगाना है, यू डोंट हैव द एड्रेस, और वहां आपको एक टूरिस्ट एक और खड़ा है आपके जैसा ही, वो भी वहां घूमने फिरने आया है, और एक साइड पे एक दुकान है जहाँ गल्ले पर एक आदमी बैठा है जो उसका जन्म वहां हुआ, उसका बिजनेस वहां है, वही रहता है। आपको मार्केट का पता चाहिए, आप उस टूरिस्ट से पूछने जाओगे या उस दुकान वाले से पूछने जाओगे? व्हाट विल बी मोर प्रैक्टिकल? दुकान वाले से। दुकान वाले से पूछेंगे। क्यों? आप दुकान वाले से क्यों पूछोगे? बिकॉज हमें लगता है कि वो वहाँ का नोन पर्सन है, तो उसे ज्यादा पता होगा यहाँ के एरिया के बारे में। एग्जैक्टली क्योंकि टूरिस्ट टूर पर आया है, कुछ समय का मेहमान है, राइट? और जो रहीवासी है वहां का, वो वही का है, वो उसको ज्यादा ज्ञान होगा। तो जैसे प्लैनेट्स है, वो एक राशि में कुछ समय के लिए रहते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन उस राशि के नक्षत्र नहीं बदलेंगे। नक्षत्रों का ही एक समूह है जो एक राशि को डिफाइन करता है। सो नक्षत्र ये परमानेंट है, ग्रह ये टेम्पररी है। जब भी मैं गोचर के जो इफेक्ट्स हम देखते हैं, गोचर ट्रांजिट प्लैनेट्स के, तभी सबसे ज्यादा फोकस मेरा रहता है स्लो मूविंग प्लैनेट्स पर, गुरु, शनि या राहु, केतु, क्योंकि सब ग्रह एक राशि में एक नक्षत्र में अधिक समय तक रहते हैं नहीं, लेकिन ये सब शनि, गुरु, राहु, केतु, सन, मून, मार्स, मर्क्यूरी, इनसे ज्यादा समय के लिए एक राशि में रहेंगे, तो उनका फल भी उतने ज्यादा समय के लिए परमानेंट होगा। शायद इसलिए गुरु शनि जो है वो थोड़े वृद्ध भी है। जैसे हमारे घर के बड़े, उनको हमसे ज्यादा या हमसे अधिक ज्ञान होता है। जैसे ग्रह हमको अलग अलग कैटेगरीज में बांटे हुए हैं, एक आत्मा का कारक है, चंद्र मन का कारक है। तो इसको पहले समझते हैं कि सूर्य ये आत्मा का कारक है, चंद्र मन का कारक है। वैसे ही मंगल को सत्व या स्ट्रेंथ, पावर, शक्ति का कारक बताया है। बुध या मर्क्यूरी ये बोलने का, कम्युनिकेशन का, वाचा, इनका कारक है। गुरु ज्ञान और सुख दोनों का कारक है। शुक्र शरीर सुख का, यानी फिजिकल इंटिमेसी या कार्नल प्लेजर्स का। और इतनी सब अच्छी चीजों के बाद खाली सुख ही सुख मिलेगा तो क्या मजा आएगा? दुख होगा तभी समझेगा कि सुख की वैल्यू क्या है। तो शनि ये दुख का कारक है। फिर इनको एक एक अलग अलग पदवी भी दी है। पदवी मतलब एक दर्जा, एक स्टेटस दिया है। ऐसा समझो कि एक राजा या राज्य है, अभी राजा तो है नहीं हमारे पास, तो जैसे हमारा गवर्नमेंट का एक मंत्रालय है, वैसे ही ग्रहों का भी एक कैबिनेट है, मंत्रालय सोचो। तो एक एक पोस्ट दी है इनको। सूर्य तो राजा है ही, और चंद्र रानी है, ये हमने पहले बताया था। फिर इस राजा की जो सेना है, उनको लीड करने वाले कोई चाहिए, तो मंगल इनका सेनापति। बुध इनका युवराज है, राज्य को एक एयर चाहिए, एक युवराज चाहिए।
वो बुध है। गुरु और शुक्र ये दोनों इनके अमात्य है या मिनिस्टर्स, मंत्री है, सलाह मशवरा करने वाले। और शनि इनका सेवक है, सेवक या दास है। ये शनि को गुप्तचर भी कहते हैं। फिर अपना आत्मा कारक सूर्य, अभी सूर्य पे कंसंट्रेट करेंगे। ये एक बेसिक डिवीजन हुआ प्लैनेट्स का, लेकिन आज का मेन टॉपिक है सूर्य, आत्मा कारक। सो आत्मा के बिना शरीर का काम क्या है? कहाँ होगा शरीर आत्मा के बिना? शरीर मर सकता है, आत्मा मर सकती है क्या? मैं फिलोसॉफी में घुस गई हूं अभी। ये हम सब ने सुना होगा, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। किसी को पता है? आता है किसी को? अंकित जी को आता होगा। नहीं, वो हिंदी ट्रांसलेशन में आते केवल, हिंदी ट्रांसलेशन में आता है? मतलब संस्कृत का पूरा श्लोक याद नहीं है। अच्छा, किसी को आता है संस्कृत का ये श्लोक? बहुत फेमस श्लोक है। इट्स बेसिक, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयाति नवानि देहि। यानी जैसे हम रोज कपड़े बदलते हैं, वस्त्र बदलते हैं, हमारी आत्मा भी एक शरीर से दूसरे शरीर को धारण करती है। दैट इज द ओनली मीनिंग। आत्मा की मुक्ति या मोक्ष के हेतु हमको ये जन्म मिला है, तो आत्मा साफ होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए, बिना किसी पाप कर्म के, दोष से रहित ऐसी होनी चाहिए। तब हमें मुक्ति मिलेगी या हमारी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। जब इस जीवन का लक्ष्य पूर्ण होगा तब मुक्ति मिलेगी। इसलिए कहते हैं कि कर्म करते रहना चाहिए, कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। कर्म करने पर अधिकार है, लेकिन उसका फल क्या है इसके प्रति मुझे एक अट्रैक्शन या अटैचमेंट, आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि मोक्ष का मार्ग अनासक्ति से होकर जाता है ना। ये हमने लास्ट कुछ लेक्चर्स में बार बार कहा था, मोक्ष का मार्ग अटैचमेंट से नहीं, डिटैचमेंट से होता है। और इसलिए भी सत्कर्म करने चाहिए, क्योंकि अगर हम पाप कर्म या क्रूर कर्म करते हैं तो उसका कलंक वो मेरी आत्मा पर लगेगा, मेरे सूर्य पर लगेगा, और फिर मेरे मोक्ष का मार्ग और कठिन हो जाएगा। 5th हाउस, यहां से प्रारब्ध कर्म है। ये 5th हाउस यानी काल पुरुष कुंडली की सिंह राशि आती है, सूर्य की स्वराशि, ओन साइन फॉर सन। तो सूर्य से ही प्रारब्ध कर्म भी है। प्रारब्ध यानी जो कर्म होने वाला है या इस समय वो शुरू हो चुका है। संचित यानी अक्यूमुलेटेड। संचित और प्रारब्ध में कंफ्यूज नहीं करना है। संचित यानी जो अक्यूमुलेटेड है, पहले से संचित किया हुआ, स्टोर करके रखा हुआ। प्रारब्ध यानी जो या तो शुरू होने वाला है या जिसकी शुरुआत करने की जिम्मेदारी अब ली हुई है मैंने, वो 5th हाउस से देखते हैं। और उस 5th हाउस में सूर्य की लियो राशि आती है काल पुरुष कुंडली में। ओके ओके, फिलोसॉफी बहुत हो गई। सूर्य आत्मा कारक है। ये आत्मा का कारक क्यों है, ये साइंटिफिकली सोचते हैं। बहुत फिलोसॉफी हो गई। साइंटिफिकली अगर सूरज नहीं होगा तो क्या होगा? पृथ्वी का क्या होगा? पृथ्वी पर कोई जीव बचेगा क्या? सब मर जाएंगे। बिना आत्मा का शरीर किसी काम का नहीं। प्रकाश, उष्णता, ऊर्जा, जो सब जीवन के लिए या जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बिना सूर्य के हम जिंदा ही नहीं रह सकते। इसलिए ये आत्मा कारक है, सिर्फ मेरा या आपका नहीं, ये पूरी सृष्टि का आत्मा है। बिना सूर्य के हमारी पृथ्वी ये क्या होगा? स्पेस में ऐसी घूमती रहेगी बेजान, इस पर कोई जीव नहीं होगा, मतलब इसमें जान नहीं होगी। इसके बिना, आत्मा के बिना शरीर किसी काम का नहीं। वैसे और एक बात,
हर ग्रह के कुछ गुण और अवगुण भी दिए हैं। जैसे राशि के थे, वैसे ही ग्रहों के भी गुण और अवगुण होंगे। राशि का विभाजन था, कुछ क्वालिटीज थे जो हर एक राशि को दिए गए थे, जैसे सत्व रजस तमस, ये गुण। त्रिगुण है, पुरुषार्थ है, तत्व है। ऐसे सब ग्रह में भी इसका डिवीजन होगा। और कोई ग्रह किसी कुंडली में क्या प्रभाव लाएगा ये भी समझ कर लेना है। तो अगर कोई ग्रह लग्न भाव में आता है तो वो उस लग्न में आई हुई राशि के कारकत्व में अपना भी कारकत्व ऐड करता है। अभी तक हम सिर्फ राशि को देख रहे थे कि ये राशि लग्न में आई है तो इसके क्या क्या क्वालिटीज हो सकते हैं, कैसी पर्सनालिटी बनेगी। लेकिन अब उसमें एक प्लैनेट आ गया तो उस प्लैनेट की भी पर्सनालिटी उसमें दिखेगी। अभी इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि राशि प्लस ग्रह मिलाकर सारे गुण उस व्यक्ति में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। जैसे अगर एक राशि से ABCD बीमारियां है तो सारी की सारी एक समय हो नहीं जाती है, एक लाइफ में सारी हो नहीं जाती, वैसे ही सारे गुण नहीं दिखेंगे। इट्स लाइक अगर मैं एक ग्लास में सादा पानी लेके पीऊं तो मुझे एक अलग एक्सपीरियंस होता है, और अगर मैं एक नींबू काट के उसको चूस लूं या उसको लिक करूं तो मुझे कितना खट्टा लगेगा। लेकिन जब वो नींबू उस ग्लास के पानी में मैं निचोड़ दूं तो नींबू पानी बन जाएगा, उतना खट्टा नहीं होगा लेकिन खटास होगी। ना ही वो पानी है पूरा, ना ही वो नींबू है पूरा। फिर उसमें आप चीनी डाल दो, नींबू शरबत। फिर एक चुटकी नमक डाल दो, बेस्ट नींबू शरबत, अच्छा स्वाद आएगा। अभी उसमें टमाटो केचप डाल दो, पीने के लायक रहेगा क्या? लग्न में अगर कोई ग्रह हो तो कुछ ऐसा ही मिक्सचर बनेगा। कोई ग्रह अपने मित्र के साथ बैठा है या मित्र की राशि में बैठा है तो नींबू शरबत बन सकता है। शत्रु के साथ बैठा है तो शरबत नहीं बनेगा, ना नींबू है ना पानी है, वो टोमेटो केचप वाला मिक्सचर बन जाएगा कि हम पी नहीं सकते। परेशानी हो सकती है, वहां पे लड़ाई हो सकती है। फिर अगर किसी ऐसे ग्रह के साथ बैठा है, ना शत्रु है ना मित्र है, तो सादा सा नींबू पानी, एकदम टेस्टी भी नहीं है लेकिन फेंकने लायक भी नहीं है, झेल सकते हैं, ऐसा एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो ये कैसे समझना है कि अगर सिंह लग्न है, लियो लग्न है और लग्न में शुक्र है तो उस सिंह लग्न के फीचर्स को वो कैसे बदलेगा। तो बेसिकली हम क्या देखेंगे कि लग्न सिंह, कौन सा तत्व आ गया? अग्नि। अग्नि तत्व। अग्नि और तत्व। अग्नि तत्व आ गया और ग्रह बैठा है शुक्र जो जल तत्व का है। तो अग्नि को जल बुझाता है ना, सो वो थोड़ा सा उसका जो फायरी एलिमेंट है वो कम करेगा। इस तरह से हमको सॉरी कॉम्बिनेशन समझ के लेना है, क्या कम करेगा क्या बढ़ाएगा, ये सब भी हम समझ के ले सकते हैं और लेंगे रादर आगे। सारे ग्रह खत्म होने के बाद, एवरीथिंग डन, सारे ग्रह का स्टडी होने के बाद हमें यही सब करना है, रूल्स में ही जाना है। फिर दिमाग का दही होता है वैसे होगा। पर अगर हम पहले से बेसिक समझ के लेंगे, बेसिक्स यानी अपनी मम्मी समझो, जब किसी परेशानी में हम अटक जाते हैं, जब लग जाता है तो माँ, मुंह से माँ निकलता है ना, वैसे कहीं अटक जाओ तो बेसिक्स करके आप बेसिक्स पे जाओगे तो एवरीथिंग विल बी इजी। ऐसा कुछ नहीं है जो डिफिकल्ट है इफ यू नो योर बेसिक्स रियली वेल। सूर्य की अभी तक सिर्फ 2 बातें जानी हमने, वो राजा है और वो आत्मा कारक है। सूर्य के कुछ और नाम भी है। उसके क्या क्या नाम है? रवि, तपन, हेली, दिनकृत, भानु, उषा, अर्क, विवस्वान। आदित्य। सॉरी किसी ने कुछ कहा? विवस्वान। हाँ हाँ, बहुत बहुत सारे नाम है। मैं थोड़े जितने मुझे याद है उतने कह रही हूँ, वैसे तो बहुत सारे नाम है। फिर सूर्य का तत्व क्या है? सूर्य भी अग्नि तत्व का है और ये पुरुष ग्रह है। अग्नि तत्व का है तो इसका वर्ण क्या होगा?
क्षत्रिय क्षत्रिय वर्ण होगा। सो अग्नि तत्व, क्षत्रिय वर्ण, पुरुष ग्रह, ये पैटेंट हो गया। फिर जैसे राशि सत्व रजस और तमस गुण की थी, सत्व रजस तमो गुण में सूर्य का गुण है सत्व गुण। मेष और सिंह राशि दोनों ही अग्नि तत्व की है और दोनों के स्वामी भी अग्नि ग्रह है। मेष का मंगल अग्नि तत्व का, सिंह का सूर्य अग्नि तत्व का। ये दोनों के राशि जो है, ये मेष और सिंह, इनका त्रिगुण में सत्व रजस तमस क्या था? रज दोनों रजोगुणी दोनों का है, रज है। दोनों रजोगुणी है। लेकिन किस राशि को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है? मेष को। मेष राशि। मेष, क्यों होगा ऐसा? मंगल, मंगल, क्योंकि मंगल तमोगुणी है। चांदनी जी थोड़े कंफ्यूज लग रहे हैं। मैं हूँ। ओके, अब मैं एक शॉर्ट में समझाती हूँ। सत्व रजस तमस ये त्रिगुण है। सत्व गुण वो होता है जो चिरंतन सुख दे या हमेशा अच्छा काम करे। अगर मुझे कोई आकर मेरे साथ कुछ बुरा भी करे तब भी मेरा स्वभाव इतना अच्छा है कि मैं उसको क्षमा कर दूंगी, मैं उसके साथ अच्छा बर्ताव करूंगी। रजस या रजोगुणी व्यक्ति वो होता है जो टिट फॉर टैट, गिव एंड टेक पॉलिसी। मेरे साथ अच्छा करो तो मैं अच्छा हूं, मेरे साथ बुरा करो तो मैं उसके साथ बुरा करूंगा। तमोगुण यानी जैसे सत्व गुण है उसका कंप्लीट ऑपोजिट, मेरे साथ कोई अच्छा भी करे तब भी मैं उसके साथ बुरा ही करूं। ये इसका बेसिक डिवीजन है। ज्योति जी आपने बिल्कुल सही कहा, दोनों राशि रजोगुणी है। और फिर किसी ने कहा मंगल के कारण, किसने कहा था? आई एम नॉट श्योर। मंगल के, मैंने गार्गी जी, ओके। मंगल के कारण मेष राशि को गुस्सा ज्यादा आता है क्योंकि तमोगुण मंगल में है, रजोगुण राशि है लेकिन स्वामी तमोगुणी है। तो बिना सोचे समझे बस हमला कर दो। कैसे नहीं समझ में आ रहा है तुमको? कैसे नहीं समझा? बुद्धू हो क्या? यही अगर सिंह राशि वाला होगा तो नहीं समझा, अच्छा ठीक है मैं समझाता हूं ना, एक बार समझाएगा, थोड़ा सा उनमें पेशेंस है। बार बार नहीं समझा तो वो भी शेर है, उसे भी गुस्सा आ जाएगा, फिर वो भी दहाड़ेगा। लेकिन मेष राशि वाला पहले ही, मेंढा है ना, पहले ही जाके सींग मारेगा। सिंह वाला थोड़ा पेशेंस रखेगा। सूर्य से फिर और क्या क्या है? पित्त प्रकृति, बिलियस नेचर, टेम्परामेंट रादर, इसे कड़वा रस दिया है। और जो रंग है वो गहरा लाल या केशरी रंग। फिर इसको दिया है, अभी नंबर्स है हमारे पास 1 to 9। 1 to 9 ये बेसिक नंबर्स है ना, बेसिक यूनिट्स है। आगे के जो भी नंबर बने हैं वो उसके आगे आगे बने हैं। 11 12 जो भी हो, 1 to 9 ही हमेशा रिपीट हो रहा है। 1 to 9 नंबर्स 9 ग्रहों में बांट दिए। सूर्य को दिया है नंबर 1, ये बेसिक है। किसी और एक अंडरस्टैंडिंग है इसकी। ये जो मैं बता रही हूँ, नंबर 1 दिया है सूर्य को, नंबर 2 देंगे मून को, नंबर 3 जुपिटर का आता है। ये सब एक ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग या एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है और कॉमन यूज में लिया जाता है। कुछ लोग ऐसा भी लेते हैं कि स्लो मूविंग प्लैनेट जो है, सबसे स्लो मूविंग, उसको नंबर 1 देंगे, फिर उसके बाद में जो है उसको नंबर 2 देंगे। जैसे शनि को नंबर 1 दिया, जुपिटर उसके बाद आता है तो नंबर 2 दिया। ऐसा भी एक अंडरस्टैंडिंग है, बट कॉमनली सन को नंबर 1 दिया जाता है। अगर आप न्यूमरोलॉजी में वगैरह देखो तो उसमें भी ये मैच करता है। सो आई यूज सन नंबर 1। फिर रत्न या रत्न क्या दिया है, जूल्स एंड जेम्स जो होते हैं, वो सन का है माणिक या रूबी, उसका कलर भी है वैसा गहरा लाल। फिर धातु या मेटल, ये सन का है सुवर्ण या गोल्ड,
सन को कॉपर भी देते हैं, सुवर्ण और ताम्र ये दोनों ही सन के अंडर आते हैं, गोल्ड एंड कॉपर। हम सबको और अच्छा 12 महीने मालूम है क्या हमें? महीने कौन से है? 12 मंथ्स क्या है? जनवरी फरवरी नहीं, चैत्र वैशाख। चैत्र वैशाख, करेक्ट। और सीजन्स पता है इसमें कैसे डिवाइडेड है? 6 ना? हाँ, 6 सीजन्स 12 महीनों में डिवाइडेड है, पर कौन से महीने में कौन सा सीजन आता है? सूर्य की राशि परिभ्रमण के कारण सूर्य के ट्रांजिट से नहीं कैलकुलेट नहीं, करते हैं। क्यों ऐसा नहीं, पर उसका सिंक्रनी क्या है? जैसे चैत्र वैशाख पहले 2 महीने, ग्रीष्म ऋतु। चैत्र वैशाख में ग्रीष्म आता है, वसंत ऋतु। वसंत आता है। वसंत ऋतु। चैत्र वैशाख में वसंत ऋतु आता है, ज्येष्ठ आषाढ़ में ग्रीष्म ऋतु आता है। फिर श्रावण भाद्र, अभी बता देती हूँ, श्रावण भाद्रपद इसमें वर्षा ऋतु आएगी, अश्विन कार्तिक में शरद ऋतु आएगी, मार्गशीर्ष पौष इसमें हेमंत ऋतु आएगी, और माघ फाल्गुन ये दोनों में शिशिर आएगी। अच्छा, ये आज का टॉपिक नहीं था फिर भी, बट सन को वैसे तो सूर्य आत्मा है और सूर्य से ही सब कुछ है, इसीलिए कोई एक ऋतु ऐसी दी नहीं है। ये जो 6 ऋतु है ये बाकी 6 ग्रह मून, मर्क्यूरी, मार्स, जुपिटर, वीनस, सैटर्न इनमें बांटे हैं। इसमें सन को मंगल के साथ ग्रीष्म ऋतु का स्वामी बताया है। तो ग्रीष्म ऋतु या समर सीजन ये शेयर होता है सन एंड मार्स में। तो सन के पास जो महीने आते हैं, जो मंथ्स आते हैं, वो है कौन से है? ज्येष्ठ और आषाढ़। ओके, फिर शायद इसलिए क्योंकि ये पूर्ण रूप से अग्नि तत्व है, इसीलिए ग्रीष्म ही बांटने को दिया है, समर सीजन। फिर पंच तत्व जैसे हमने देखे थे, सप्त धातु भी है। अभी किस किस को याद है सप्त धातु क्या है? ये हम शायद तीसरी बार कर रहे हैं। सप्त धातु क्या है? रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा आणि शुक्र। अमेजिंग, एक सिंक्रोनी में पहली बार सुना है मैंने। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। इनमें से अस्थि या हड्डियां, बोन्स का कारक सूर्य है। आई जस्ट शेयर द स्क्रीन। स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस, ओके, अभी 1 सेकेंड। अभी क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? रुद्र वैदिक ज्योतिष। अच्छा, वही दिख रहा है, क्लिक नहीं हो रहा है। ओके, हियर। ओके, आज मैं थोड़ा शांति में मैं खुद ही पढ़ लेती हूँ, या किसी को पढ़ना है? somebody wants to volunteer? nobody wants to volunteer for श्लोक? नहीं, इतने डिफिकल्ट नहीं है। ओके, मैं पढ़ लेती हूँ। सो पाराशर कहते हैं कि मधु पिंगल दृक् सूर्यश्च चतुरस्रः शुचिर द्विज पित्त प्रकृति को धीमान पुमान अल्प कचो द्विज। अभी इसका अर्थ क्या है? कोई समझा दो मुझे। मधु पिंगल तो आंखों का कुछ होगा मेरे ख्याल से। हाँ, आई एम एंजॉइंग दिस, वेरी नाइस, आई लाइक इंटरेक्टिव सेशंस। मधु पिंगल दृक् यानी मधु जैसी या शहद जैसी आंखें, शहद जैसी लाल आंखें हो सकती है। फिर चतुरस्र, चतुरस्र यानी चौकोर सा। चौकोर सा क्या है? तो इनकी काया, इनका जो बिल्ट है, फिजिक है, वो चौकोर सा या स्क्वेरिश बिल्ट है। सॉरी। शुचिर द्विज, शुचि यानी स्वच्छ, प्योर, ये सत्व गुणी है। तो ये प्योर मन भी है इनका और स्वच्छ आदतें भी है इनकी।
द्विज यानी ट्वाइस बॉर्न, द्विज यानी कोई विद्वान होता है उन्हें द्विज कहते हैं। तो सूर्य विद्वान है, ये हमें समझ जाना चाहिए, ये जानकर कि वो आत्मा कारक है। इसके अलावा कि वो क्या है, वो क्या गुण है उसका, सत्व, सत्व गुण, सत्व गुण है। और हमने उसकी क्या प्रकृति कही थी, पित्त। पित्त, अधिक पित्त यानी अधिक बुद्धिमान। फिर हाँ, पित्त प्रकृति, ये तो अभी मैंने कह दिया कि पित्त प्रकृति है। धीमान यानी बुद्धिमान, फिर से अधिक पित्त यानी अधिक ज्ञान होगा इनके पास में। पुमान, पुमान, पुम यानी पुरुष। अल्प कचो द्विज, अभी ये पुरुष ग्रह है। अल्प कचो यानी अल्प यानी कम, कच यानी बाल, अल्प कचो द्विज यानी इनके बाल कम होते हैं। जिनके बाल कम है और जिनकी मधु या शहद जैसी लाल आंखें है, स्क्वेरिश फिजिक या बिल्ट है, स्वच्छ आदतों वाला, स्वच्छ या श्वेत ख्यालात वाला, पित्त प्रकृति, बुद्धिमान और मैस्कुलिन, ऐसा सूर्य है। फिर जातक पारिजात में दिया है प्रतापशाली चतुरस्र देह श्यामारुणांगो मधुपिंगलाक्ष पित्तात्मक स्वल्प कचाभिरामो दिवाकर सत्व गुण प्रधान। इसमें ज्यादा कुछ अलग नहीं दिया है। प्रतापशाली यानी ये शक्तिवान है, बलवान है। चतुरस्र देह यानी फिर वही बताया है, इनका चौकोर सा स्क्वेरिश सा शरीर है। श्याम अरुणांग, श्याम यानी गहरा या डार्क, अरुण यानी माणिक जैसा। अरुण ये भी सूर्य का एक नाम है ना। अरुण यानी माणिक जैसा या रूबी जैसा लाल रंग, तो गहरा लाल रंग है इनका। मधु पिंगल आक्ष, वहां पर द्रुक दिया था, यहाँ पर अक्ष या आक्ष दिया है, यानी आंखें, सेम आंखें, हनी या शहद जैसी या वाइन जैसी। पित्तात्मक यानी पित्त प्रकृति वाला। स्वल्प कच, फिर से कम बाल, स्वल्प कच। अभिरामो, अभिराम यानी चार्मिंग पर्सनालिटी, प्लीजिंग पर्सनालिटी। दिवाकर, दिवाकर ये सन का नाम है, एक सूर्य का नाम है दिवाकर। सत्व गुण प्रधान, ये सत्व गुणी है और अच्छे गुणों से युक्त है। डिफिकल्ट लग रहा है श्लोक को समझना? नहीं मैम। नहीं मैम, नहीं। नेहा, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो नेहा। थैंक यू वेरी मच, देन आई एम ग्लैड, बट नेहा इज गुड। ओके, फिर वराह मिहिर क्या कहते हैं? देखो कितने छोटे छोटे श्लोक में एक ग्रह का अंडरस्टैंडिंग दिया है। मधु पिंगल द्रुक यानी फिर से सेम, शहद जैसी आंखें। चतुरस्र तनु, चतुरस्र यानी स्क्वेरिश बिल्ट। पित्त प्रकृति है इनके पास। सविता अल्पकच, ये सविता ये सन का या सूर्य का एक और नाम है। अल्पकच यानी कम बाल वाले। होरासार, चतुश्रांग सविता पिंगाक्षो नातिरोम केशतनु। अस्थिर वासो अप्यलसो, अस्थिर वासो अप्यलसो दुर्बल जानु प्रसन्न मुख वचन। इसमें थोड़ा एडिशन है, क्या है? पहले तो चतुश्रांग सविता, सविता इज अनदर नेम फॉर सन। चतुश्रांग यानी इनकी चौकोर काया है। पिंगाक्षो यानी येलोइश ऑरेंजिश आईज। नाति रोम केशतनु यानी सिर पर, शरीर पर, सिर पर और शरीर पर ना अति रोम केश यानी ज्यादा बाल नहीं है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, ज्यादा नहीं है, कम बाल है, इट्स द सेम थिंग। अस्थिर वास्योप्य, एक जगह पर ज्यादा समय नहीं रहता, एक राशि में एक महीना ही रहता है सूर्य, हर दिन एक अंश यानी 1 डिग्री आगे बढ़ता है, इससे ज्यादा नहीं, ऑन एन एवरेज 1 डिग्री। अलसो यानी जरा सा आलसी भी है, एक दिन में 1 ही डिग्री जाता है, उससे ज्यादा भी फास्ट चलने वाले हैं ना, मर्क्यूरी है, मून है, वीनस है, कितना फास्ट जाते हैं। तो सन एक ही। दुर्बल जानू, यानी जानू यानी घुटने, घुटने इनके दुर्बल हो सकते हैं। प्रसन्न मुख वचन, यानी प्रसन्न मुख और प्रसन्न वचन दिखने में भी अच्छा है और बातें भी अच्छी करता है। इसके पहले भी दिया था कि अभिराम कहा था, अभिराम यानी हैविंग अ प्लीजिंग पर्सनालिटी, चार्मिंग पर्सनालिटी, यहाँ प्रसन्न दिया है, तो दिखने में और बातचीत करने में बहुत अच्छे है ये। सॉरी। देन फल दीपिका, एक्चुअली 6 श्लोक है, मैंने 5 कह दिए थे, सॉरी। ये 5वां है हमारा श्लोक। ताम्रम स्वर्णम पितृ शुभ फलम च आत्म सौख्य प्रतापम धैर्यम शौर्यम सम इति विजयम राजसेवम प्रकाशम। इसका पहले अर्थ समझ के लेते हैं। ताम्रम स्वर्णम, ये जब हमने कहा था कि इनको कॉपर और सुवर्ण या गोल्ड, ये दोनों ही सूर्य के कारकत्व में आते हैं, तो ताम्रम स्वर्णम यानी कॉपर एंड गोल्ड। पितृ यानी पिता का कारक है, फादर। शुभ फलम च, यानी जो भी शुभ माना जाता है वो सब। आत्म सौख्य प्रतापम, ये आत्मा कारक है, तो स्वयं के बारे में, सौख्य यानी वेलफेयर, प्रताप यानी पावर, सूर्य से देखना है, खुद के बारे में, पावर के बारे में, वेलफेयर के बारे में, ये सब, या सौख्य के बारे में सूर्य से देखते हैं। धैर्यम शौर्यम, सूर्य से वीरता है, पराक्रम है। सम इति विजयम, विजय भी है। राजसेवम प्रकाशम, राजसेवम यानी कोई सरकारी काम, हमारे पास राजा नहीं है तो हमारा राजा कौन है, जो हमारे सरकार है। सरकारी नौकरी मिल सकती है क्या, ऐसा भी कभी जानना हो तो सूर्य अगर लग्न भाव में है, 6th हाउस 10th हाउस में है, तो ये हो सकता है। प्रकाशम यानी लाइट, उजाला। शैवम कार्यम वनगिरि गतिम होम कार्य प्रवृत्तिम देवस्थानम कथयतु बुधैस्तैक्ष्ण्य तैक्ष्ण्यम उत्साहम अर्कात। ये मैं थोड़ा ब्रेक कर करके पढ़ रही हूँ बिकॉज वो समझ में आना चाहिए। शैवम कार्यम यानी भगवान का कार्य, शैव आप शिव से जोड़ सकते हो, शिव को भगवान से जोड़ सकते हैं, सो भगवान का कार्य या धार्मिक कार्य। वन गिरि गतिम, वन और पर्वत इनकी जो यात्रा होती है, माउंटेन या फॉरेस्ट रीजन्स में जाना या रहना या वहां पर ट्रिप लेना, ये सन से देखते हैं। होम कार्य प्रवृत्तिम, होम यानी यज्ञ कार्य जो होता है ना, सैक्रिफिशियल फायर्स उसे कहते हैं वैसे, लेकिन होम या यज्ञ कार्य। फिर देवस्थान, कोई भी देवस्थान, मंदिर, जैसे मंदिर हो या कोई और देवस्थान हो, पूजा घर भी कह सकते हो आप, वो भी सूर्य से देखते हैं। बुध यानी बुद्धि, तीक्ष्ण यानी शार्पनेस, दक्षता। उत्साहम, उत्साह यानी एंथुजियाज्म, ये सब। उत्साहम अर्कात, अर्कात यानी अर्क में, अर्क ये सूर्य का एक और नाम है, तो अर्क से ये सब या सूर्य से ये सारी चीजें देखते हैं। है हम सब अभी भी कि बोर हो गए? ओके, वन लास्ट श्लोक।
स्व अल्पा कुंचित मूर्धज पटुम पटुमतिम पटुमतिम नहीं पटुमतिर मुख्य स्वरूप स्वनो नात्युच्चो मधुपिंग चारु नयन शूरः प्रचंड स्थिर ओके प्रचंड स्थिर रक्त श्याम तनुर निगूढ़ चरण पित्तास्थि सारो पित्त अस्थि सारो महान गंभीर चतुरस्रक पृथुकर कौसुंभवासा रवि। क्या दिया है? स्वल्प यानी कम, आकुंचित यानी घुंघराले, मूर्धज यानी बाल, कम घुंघराले बाल। यहाँ पर एक एडिशन हुआ है कि कम बाल के साथ साथ घुंघराले कहाँ है। I think my husband just broke something. Give me a second. Okay. Okay. So कम घुंघराले बाल. It's okay. फिर पटुमति यानी शार्प माइंड, तेज दिमाग है। मुख्य स्वरूप यानी अपीयरेंस जो है इनका प्रोमिनेंट है। कहीं भी आप अगर अंधेरा हो कहीं पर तो अग्नि उठ के दिखेगा ना। अगर वहां पे आप एक दिया जला लो, कैंडल जला लो या माचिस जला लो, जहां पर अंधेरा होगा वहां पर अग्नि उठकर दिखेगी। तो अग्नि का तेज ऐसा है कि आप कहीं पर भी जाओ वो सारी चीजों में उठकर दिखने वाली है। तो मुख्य स्वरूप यानी इनका अपीयरेंस बहुत ही प्रोमिनेंट है, कहीं पर भी उठकर दिखने वाला। फिर मुख्य स्वरूप स्वनो, स्वनो स्वन, स्वन यानी जो शेर की आवाज होती है ना, दहाड़ने की, गर्जन जैसे होती है, रोरिंग। स्वन यानी वैसी रोरिंग या गर्जन जैसी आवाज। ना त्युच्चो, ना अति उच्चो यानी ज्यादा ऊंचा नहीं है। ये किसको कहा था? और जो ज्यादा ऊंचा नहीं है, जो क्लास वाले हैं वो बता सकते हैं। ज्यादा ऊंचा और कौन नहीं है? मंगल है। मंगल। वृंदा जी ने कहा ना। अमेजिंग। आपने मतलब लास्ट 2-3 लेक्चर्स में जो भी पूछ रही हूँ, यू हैव इट टिप ऑफ द टंग। And I remember when we did this mesh, the मेष height राशि। is medium. Yeah. हाँ, सेम वर्ड्स यूज किए थे, नाति उच्चो। सो ये सूर्य भी ज्यादा ऊंचा नहीं है। मधु पिंग चारु नयन यानी लाल और केशरी रंग का मिक्सचर ऐसी आंखें है। शूर प्रचंड स्थिर यानी शूर है, वीरता है इनमें, पराक्रमी है। प्रचंड है यानी क्रोधी भी है। स्थिर यानी स्टेबल है। रक्त श्याम तनु, फिर से गहरा लाल रंग ऐसी काया है इनकी। निगूढ़ चरण, निगूढ़ यानी जो मिस्टीरियस होता है या छुपा हुआ होता है, तो मिस्ट्री है इनमें, मिस्टीरियस है ये। पित्ता स्थिरो, सॉरी पित्ता अस्थि सारो। पित्त प्रकृति है, अस्थि का कारक है, सार यानी एसेंस है, सूर्य आत्मा है। प्रत्येक चीज का सार सूर्य है, ऐसा कुछ नहीं जो सूर्य नहीं है। महान गंभीर यानी महानता है इनमें, गंभीरता है इनके पास। गंभीर होना यानी गहन होना, गहराई तक जाना या अगाध होना। चतुरस्रक, फिर से स्क्वायर बिल्ट है। पृथु कर, कर यानी हाथ। सूर्य ये शक्ति है, इसकी भुजाएं या हाथ ये बलवान है, इनमें बल है, बड़ी है या बड़े हाथ भी हो सकते हैं। एक जगह पर, वो मैंने यहाँ पर लिया नहीं है श्लोक में, लेकिन एक जगह पर दिया है कि ये जो
पृथु कर दिया है, वो पृथु कर की जगह पर कहा है उनके जो रेज है ना, सूर्य के जो रेज, वो बहुत बलवान है। सो ऑब्वियसली सूर्य की किरणें इतनी बलवान है कि इतने दूर से हम सबको, खाली हमें ही नहीं, हमसे आगे जो ग्रह जाते हैं उन पर भी उनका लाइट पहुंच रहा है। फिर कौसुंभ वासा रवि, कौसुंभ, कौसुंभ यानी केशरी, वासा यानी वस्त्र, केशरी वस्त्र। बेसिकली ये सारी चीजें सूर्य से देखते हैं। अभी इनमें जो रंग वगैरह आए हैं वो ज्यादातर लाल, गहरा लाल, केशरी, येलोइश, ऑरेंजिश ऐसा आया है। स्क्वायर बिल्ट है, और बाकी इनके पास क्या क्या है, तो ये बहुत ज्यादा शूरवीर है, इनमें बहुत ज्यादा पराक्रम है। पराक्रम के अतिरिक्त ये बलवान भी है, महान है, गूढ़ सोच है, गहन सोच है इनके पास। ओके, सो इन श्लोकों से हमको क्या समझ में आता है सूर्य के बारे में? बेसिकली क्या क्या देखना है कि शहद जैसी लाल आंखें या ऐसा रंग हो सकता है, चौकोर काया हो सकती है, पित्त प्रकृति है, कम बाल है। एक लास्ट में दिया था कि घुंघराले बाल भी हो सकते हैं। घुंघराले बाल मैंने लियो लग्न वालों के लिए देखे हैं, लेकिन लियो लग्न के लिए इतने ज्यादा घुंघराले नहीं है कि एकदम ही कर्ली बाल है, वैसे नहीं देखे। थोड़े से कर्ल्स थे पर इतने नहीं है। आदतें अच्छी है, स्वच्छ आदतें है, मन अच्छा है, रादर इनका स्वभाव सात्विक है, बुद्धिमान लोग है, ऊर्जावान है, अच्छे गुणों से युक्त है, दिखने में सुंदर या प्लीजिंग, चार्मिंग पर्सनालिटी, चतुर है, दक्ष यानी क्लेवर है, बहुत ही शार्प है इनका दिमाग, तेज दिमाग है। फिर उत्साह भरा है इनमें, वीरता, पराक्रम, महिमा है, विचार शुद्ध, मजबूत बाहु या भुजाएं या हाथ, गंभीरता और केशरी रंग, विजय इनके या सूर्य से विजय या विक्ट्री देखेंगे, अधिकार देखेंगे, स्थिरता देखेंगे, ट्रुथ या सत्य इसका भी कारक है सूर्य। पिता और संतान, पिता और संतान दोनों का ही कारक है। हम संतान यूजुअली जुपिटर से देखते हैं, लेकिन चिल्ड्रन ये सूर्य से भी देखे जाते हैं। फिर और क्या क्या देख सकते हैं सूर्य से? गैम्बलिंग, गैम्बलिंग क्यों देखेंगे? शाही, रॉयल है, हाँ, राजाओं का शौक है। राजाओं का शौक है, जुआ। आप और मैं खेले तो जुआरी हो गए हम, और जब कौरव पांडव खेलते तभी राजधर्म हो जाता है। हाँ, तभी द्यूत खेलते हैं, वो राजा का धर्म है वो उसे स्वीकारना होगा। अगर कोई इनविटेशन दे तो राजा को स्वीकारना होता है कि मैं जुआ तो खेलूंगा ही, धर्म है वो मेरा, या शान है वो मेरी। फिर सरकारी नौकरी देखते हैं, यहाँ से गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजें देखते हैं। स्टेटस सोसाइटी में जो होता है, हमारा एक दर्जा जो होता है सोसाइटी में, वो देखेंगे। मान सम्मान, सफलता। फिर कोई धार्मिक कार्य हो, पूजा वगैरह करनी है, या धर्म का स्थान हो, ये गुरु से भी जाना जाता है, लेकिन सूर्य से ऐसा कुछ नहीं जो नहीं देखते। कला और क्रीड़ा यानी आर्ट, क्रिएटिविटी एंड गेम्स, स्पोर्ट्स, गैम्बलिंग भी एक गेम ही है। जो भी हमने लियो से समझा था, ऐसा कुछ नहीं जो सूर्य में नहीं है। फिर यज्ञ कार्य या पूजा कार्य, ये भी देखेंगे। सफलता, सफलता मिलेगी कि नहीं, ये भी सूर्य से देखेंगे। इनमें जैसे मैंने कहा, गुण और दोष ऐसा कुछ दिया नहीं है, गुण खाली दिए हैं। तो अच्छी अच्छी चीजें बताई है, तो हम पहले अच्छी चीजें देख लेते कि ये लोग बहादुर है,
उदार या परोपकारी हो सकते हैं, जेनरोसिटी होगी इनमें, बुद्धि स्थिर होगी, स्थिर बुद्धि होगी, उदारता होगी, महत्वाकांक्षी होंगे ये लोग। महत्वाकांक्षी यानी क्या होता है? पैशन, हाँ, पैशन, एम्बिशन, पैशन, अम्बिशन होगा। एम्बिशन, They will be आगे बढ़ जाओ, ambitious. एम्बिशन, They will be पैशन निकल गया ambitious. नहीं, पैशन इज ऑल्सो करेक्ट, पैशन भी होगी, सूर्य है तो पैशन तो होनी है, नहीं, स्वाभिमानी करेक्ट वर्ड होंगे। एम्बिशन होगा। हाँ, जी, जी। महत्वाकांक्षा के लिए करेक्ट वर्ड इज अम्बिशन। एम्बिशन, चतुर होंगे, गंभीर होंगे, नम्रता होगी इनके पास। अभी आप सोचो कि सूर्य अगर अच्छी पोजीशन में है तो ये सारी चीजें हमें उभर कर दिखेंगी। स्वाभिमान, ज्ञान, बुद्धि, न्याय प्रेमी, न्याय चाहिए इनको, न्याय के लिए लड़ेंगे, डिसिप्लिन चाहिए इनको, स्थिर बुद्धि होगी। यही अगर सूर्य बिगड़ा हो तो कुछ दोष भी दिख सकते हैं ना, जैसे अग्नि तत्व है, चिड़चिड़ापन आएगा, गुस्सा आएगा, अशिष्टता हो सकती है, डिसिप्लिन अच्छा लगता है इनको, लेकिन ये खुद थोड़े इनडिसिप्लिन रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य बिगड़ा है। स्वाभिमान तो है, लेकिन अगर ये सूर्य बिगड़ा हो तो लॉस है, घमंडी, घमंड हो सकता है, गर्विष्ठ हो सकते हैं, ईगोइस्टिक हो सकते हैं। और एक लियो से बात बताई थी मैंने कि लियो वालों का क्या पता चलता है हमें कि इनको स्टेटस चाहिए ना लाइफ में, डिग्निटी चाहिए, स्टेटस चाहिए, सोसाइटी में सब मेरा स्टेटस देखकर मुझे मान सम्मान दे, एक मेरी जो पिक्चर है, एक इमेज है, वो बनाए रखनी है। तो अगर इनकी वो इमेज ना हो, मतलब सोसाइटी में नहीं पर इनके पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स शुरू है, जैसे कि फाइनेंशियल इश्यूज है, तो राजा जाएगा क्या किसी के सामने हाथ फैलाने, मुझे पैसे दे दो, लोन दे दो? नहीं, वो अपने दोस्त, अपने संबंधी के पास, जो इन्हें जानता है सोसाइटी में, उनके पास नहीं जाएगा। उनको वो थोड़ा लोली लगता है कि अरे ये मैं कैसे करूं, लेकिन वो जरूरत में है, उसे फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं, तो वो कहीं और से लोन लेगा, पर लोन लेगा और दिखावा कर सकता है कि मैं मन में सही नहीं हूं, आई एम नॉट फीलिंग फाइन, मेरे मन में बहुत सी परेशानी शुरू है, लेकिन लोगों को क्या दिखाना है, सब कुशल मंगल, अच्छा है, बहुत अच्छा शुरू है, नौकरी अच्छी है, बॉस परेशान कर रहा है मुझे, लेकिन नहीं नहीं सब ठीक है। ये दिखावटीपन, ये आ सकता है, ये एक दोष हो गया। फिर कुछ फूड प्रोडक्ट्स है जो सूर्य को दिए हैं, राजा है तो ऐसे वैसे प्रोडक्ट्स अच्छे लगेंगे क्या? तो क्या पदार्थ पसंद होंगे? केसर, बादाम, इलायची, ये सब महंगे है ना बहुत, तो ऐसी वैसी चीजें पसंद नहीं है। केसर, बादाम, इलायची, ये सब राजा को दिए हुए या सूर्य को दिए हैं। और एक चीज है मिर्च, आई थिंक ये अग्नि तत्व के कारण दिया है। और सूर्य को जो कड़वा रस कहा था, कुछ किताबों में सूर्य को तीखा रस भी दिया है, इसीलिए भी ये मिर्च यहाँ हो सकती है। लेकिन अगर कड़वा रस है फिर भी मिर्च है तो मिर्च भी तीखी होती है, और अग्नि तत्व से तीखी आती है। हाँ, मैंगो दिया है, मैंगो भी है, लेकिन अगर आप उसका कलर देखो ना, केसरी रंग सूर्य से जुड़ता है, इसीलिए हम मैंगो को सूर्य से जोड़ सकते हैं। ये ज्योति जी ने चैट में डाला हुआ है। फिर शारीरिक प्रभाव क्या होगा? अब हमारे बॉडी पर सूर्य क्या प्रभाव डालेगा? आंखें, अग्नि का काम है हमें दिशा देना, उजाला देना, और उजाला जब भी होता है तब उजाले में हमें चीजें दिखती है, तो ये आंखों का कारक है, शारीरिक और मानसिक शक्ति का कारक है। फिर हृदय का कारक है, दृढ़ बाहु,
यानी अच्छे इनके बहुत ही शक्तिवान या बलवान इनकी बाहें हो सकती है। शरीर की जो रोग प्रतिकार शक्ति होती है, इम्यूनिटी, इसका कारक है। पित्त प्रकृति या उष्ण प्रकृति, ये शरीर से जो जोड़ते हैं हम, ये सूर्य के अंडर आएगा। हड्डियां या अस्थि, जो सप्त धातु में हमने देखा था, अस्थि का कारक सूर्य है। फिर चेतना का कारक है। चेतना यानी कॉन्शियसनेस, अंतःकरण, स्वच्छ श्वेत हो जब हमारा कॉन्शियसनेस या हमारा अंतःकरण जब श्वेत हो, शुद्ध हो, तब आत्मा का उद्धार हो सकता है। फिर ये रोग क्या क्या देगा? हृदय से रिलेटेड या दिल की बीमारी हो सकती है, कार्डियक इश्यूज, सिर दर्द हो सकता है, नेत्र विकार दे सकता है जैसे मुझे है, दुर्बलता दे सकता है, वीकनेस दे सकता है, क्योंकि ये शक्ति देता है। सूर्य के पास में शक्ति है, इसके पास में प्रचंड होने की शक्ति है। और जब ये बिगड़ा होगा या कुछ बुरे फल देगा तो दुर्बलता दे सकता है। क्या इनके प्रोफेशंस हो सकते हैं? एक तो सरकारी हमने कह दिया, और क्या क्या कर सकता है सूर्य प्रधान व्यक्ति, या सूर्य से रिलेटेड काम क्या होगा? टीचिंग, राजनीति में जा सकता है। टीचिंग हो राजनीति सकता है, राजनीति है, शिक्षक हो सकता है, राजनीति में जा सकते हैं, जहां पर अधिकार मिलता हो, अधिकार वाला पद हो, वो ले सकता है, अथॉरिटेटिव पोजीशन। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, क्या डिपार्टमेंट? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ अ डिपार्टमेंट, हेड ऑफ अ डिपार्टमेंट हो सकते हैं। साहूकारी कर सकते हैं क्या? सबको खा क्यों नहीं करेंगे? मांग नहीं उसमें पाते। गरीब नहीं, जनता से लेना पैसा नहीं है, देना है। तो बांटेंगे ना, वो तो देंगे ना, वो तो ब्याज पर लगाएंगे। राजा वो है, ब्याज पे लगाए। राजा मदद करता है ना तो पैसे देके, जरूरी नहीं हाँ, कि वो राजा मदद- कुटिलता से करे, फिर वो हाँ, लेकिन मंगल का साहूकार प्रभाव में तो आना चाहिए। कुटिलता है, साहूकार में कुटिलता भी है ना। कुटिलता नहीं, बिना कुटिलता के जनता ऐसी है, उसका धन लेके भाग जाएंगे। ऐसा नहीं होता। विजय माल्या- राजा विजय राजा माल्या- दंड भी देता है, हाँ, राजा दंड भी देगा। राजा ऐसे ही काम करेगा क्या कि ले ले पैसे और चले जाए? ये परोपकार हो गया। लेकिन मदद करने के लिए वो पैसे दे सकता है। और सूर्य सात्विक है, लियो राशि सात्विक है क्या? लियो में नहीं। सूर्य आ गया तो साहूकारी नहीं कर सकता। इट्स अ टिट फॉर टैट एटीट्यूड, कर सकता है ना, लेन देन हो गया उसमें। सो दैट वे साहूकारी हो सकती है। आप कुटिलता बोलो तो वहां पर थोड़ा क्रूरता आना चाहिए। फिर देखो किसके साथ बैठा है, किस राशि में बैठा है, फिर वो कुटिलता करेगा। हमको नींबू शरबत बनाना है, उस नींबू शरबत बनाने में कौन कौन टोमेटो केचप डालने आ गया, वो देखना पड़ेगा। एथलेटिक्स में जा सकते हैं क्या? यस, जा सकते हैं। जा जा सकते हैं। सकते हैं, जा कला और क्रीड़ा दोनों है इसके पास। स्टॉक मार्केट, गैम्बलिंग Yes. करेंगे ना? यस यस। करेंगे। सो ये सारी चीजें सूर्य के अंडर आती है। डॉक्टर बनेंगे क्या? हाँ, बन सकते हैं। हाँ, बनेंगे ना। क्यों राजवैद्य- बनेंगे? राजवैद्य, राजवैद्य। नहीं, अस्थि 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 से अस्थि के संबंधित है। कारक सूर्य है। और मेडिकल प्रोफेशन ये सूर्य से देखते हैं। मेडिकल प्रोफेशन में जाने के लिए 5th हाउस अच्छा हो तो मेडिकल प्रोफेशन हो सकता है। सूर्य अच्छा हो तो मेडिकल प्रोफेशन हो सकता है। जैसे एस्ट्रोलॉजी हमने बोली थी, एस्ट्रोलॉजी के जैसे मेडिसिन भी 5th हाउस एंड सूर्य, सॉरी, इनसे देखी जाती है। फिर सूर्य की जो स्व राशि है, ओन साइन, हम सबको पता है कौन सी है, कौन सी है? सिंह राशि। सिंह राशि। सिंह राशि। और अगर सूर्य सिंह राशि में
पहले 20 अंश पे यानी फर्स्ट 20 डिग्री 0 डिग्रीज टू 20 डिग्रीज लियो साइन अगर सूर्य आ गया तो उसको उस खाली उतने राशि उतने सेक्शन ऑफ द राशि को सूर्य की मूल त्रिकोण राशि कहते हैं। यानी 0 डिग्रीज टू 20 डिग्रीज इन लियो ये उसकी स्वराशि है, लेकिन ये मूल त्रिकोण राशि हो गई। मूल त्रिकोण यानी ये जैसे हम उच्च नीच देखते हैं वैसे मूल गेस्ट त्रिकोण रूम हो को गया उसका। क्या बोले आप? सॉरी, गेस्ट रूम। गेस्ट रूम हो गया। हाँ, जैसे 2 रूम है आपके पास तो एक को सजा के रखे हैं। हाँ, ये ये मूल दिखाई। त्रिकोण को अच्छा मानते हैं काफी। फिर ऐसा कहते हैं कि सूर्य मेष राशि में उच्ची का और तुला राशि में नीच का होता है। अब ये हम फर्स्ट लेक्चर से अभी तक कह रहे थे कि जब ग्रह करेंगे तब करेंगे, ग्रह करेंगे तब करेंगे। इसका कोई भी कारण दिया नहीं है। हर ग्रह को एक उच्च और एक नीच की राशि बताई है। जैसे हमारे हर चीज में अभी तक कोई ना कोई तर्क या कोई ना कोई लॉजिक हमने लगाया, इसका भी कुछ लॉजिक हो सकता है। उच्च स्थिति क्या है? वो उच्च स्थिति है जहां पर ग्रह खुश हो, सुखी हो, अच्छी स्थिति में हो। नीच की स्थिति वहां पर ग्रह दुखी है। तो सूर्य शायद उदय हो रहा हो तो मेष में शायद लग्न में उच्च का हो, इसलिए। हाँ, कालपुरुष कुंडली में प्रथम भाव में मेष राशि आएगी और वहीं उदय भी दिखाया था सूर्योदय। वो 7वीं जो है उसकी नीच राशि इसलिए अत्यधिक वहां अंधेरा है। नाइस, ये बहुत अच्छा तर्क है। आपने वीडियो देखा क्या मेरा? यस, मैंने देखा है। ओके, सो ये इसलिए हमारे प्रॉपर आंसर जो आपने दिया वही दिया। नो, आई एम हैप्पी कि आपने वीडियो देखा है। जब भी बहुत अच्छा। नहीं, दैट इज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो मैंने दी है। ये आप अपना भी कोई तर्क लगा लो। ये मेरे हिसाब से तो ऐसा था कि सोलर सिस्टम जो हम देखते हैं, सौर मंडल का राजा, वो बीच में उसके इर्द गिर्द सब अग्नि तत्व का ग्रह है। अग्नि की कामना ऊपर उठने की है हमेशा से। राजा जो होता है, राजा भी हमेशा जीत 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 बस इतना ही चाहेगा। वो कभी नहीं चाहेगा कि हाँ चलो गेम खेलने बैठते हैं। युधिष्ठिर को लगा था क्या कि मैं आज हारने के लिए खेलने बैठा हूँ? महाभारत नहीं छूटती मुझसे, मैं हारने के लिए खेलने बैठा हूँ, ऐसा कोई नहीं सोचेगा। तो वो भी यही सोचकर बैठा था कि ये नहीं, अगला गेम मेरा होगा, अगला गेम मेरा होगा। ये क्वालिटी है सूर्य की, लियो की भी और सूर्य की भी। जैसे हमने गैम्बलिंग की बात की थी, धनु राशि वाला भी गैम्बल करने जाएगा, कैलकुलेशन करके गैम्बल करेगा, सोच समझ के। लियो वाला आदत अनुसार गैम्बल करते जाएगा कि अभी नहीं, अगला गेम तो मेरा ही है। ये ओवर कॉन्फिडेंस भी आ सकता है इनमें। ये भी एक दुर्गुण है, दोष है। मैंने जो वीडियो में दिया है वो काफी एक आसान अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि हमको याद रखना पड़ता है ना कि उच्च राशि कौन सी है, नीच राशि कौन सी है। तो राजा अगर विजयी हो या उसका उदय हो तो वो खुश होगा। इसीलिए फर्स्ट हाउस मेष राशि, जहां पर सूर्य का उदय होता है, तो वो एक उच्ची का स्थान मेष राशि कहाँ है। और जिस राशि में जो ग्रह, कोई भी ग्रह जिस राशि में उच्ची का होता है, उसके बिल्कुल सामने वाली राशि 180 डिग्रीज पर वो नीची का होगा। तो नीच का क्यों होगा? 7th हाउस में फर्स्ट में उदय हो रहा है, 7th ऑर्बिट हाउस में है में। ना मैम, ऑर्बिट में ना राउंड में, तो 180 डिग्री तक हम कहीं मोशन में जा रहे होते हैं, बट आफ्टर 180 डिग्री हम जहां से शुरू होते हैं उसी के मतलब रिटर्न की ओर हो रहे होते हैं। मतलब इसीलिए 360 वो डिग्री का अगर सामने की राशि जो है वो नीच की है। लेकिन आप जब भी उच्ची से निकलते हो तभी आप नीची की तरफ जा रहे हो ना। लेकिन नीच का क्यों होगा? जहाँ उदय होगा वहां उच्च ग्रह का की है। रेज वहां तक पहुंचेगी नहीं, मतलब सामने वाले। नहीं मैम, आपने वहाँ
वीडियो में ऐसे बताया है कि वहाँ सूर्यास्त हो रहा है ना, जब हाँ, आपने मैं रीजन बताया पूछ रही हूँ खाली, एग्जैक्टली मैं खाली सूर्यास्त। रीजन पूछ रही हूँ, नीच के होने का रीजन, क्यों क्यों नीच का हो रहा है, वहां क्यों हो रहा है। तुला में मैम वहाँ सूर्यास्त दिखाया ना, आपने बिगनिंग में ही बताया। आप मैम मत कहो प्लीज, आप नेहा कहो। वो तो होगा, चलता रहेगा ये मेरे। ओके आई थी ओके, सो यस, वहां पर वो नीच का होता है क्योंकि वहां उसका अस्त हो रहा है ना, उसके रेज जो है वो अस्त हो रहा है, अग्नि के तेज का अस्त हो रहा है, लिखा नहीं है इसमें भी। अगर ये मेष राशि में या तुला राशि में 10 डिग्रीज पर हो, 10 अंश पर हो, तो ये परम उच्च स्थिति या परम नीच की स्थिति, स्टेट ऑफ डीप एक्सॉल्टेशन एंड डीप डेबिलिटेशन, ऐसा भी कहते हैं इसको। सो दिस इज अगेन गिवन कि 10 डिग्रीज ये सूर्य के परम उच्च स्थान के डिग्रीज है, या एरीज में 10 डिग्रीज यानी डीप एक्सॉल्टेशन, और लिब्रा में 10 डिग्रीज यानी डीप डेबिलिटेशन, परम नीच। तो अगर ये सूर्य 5 डिग्री एरीज में होगा तो कौन सी तारीख हो सकती है, कौन सी ऋतु हो सकती है, कौन सा महीना होगा, ये कौन बताएगा। ये तो 19 अप्रैल होगा, 19 अप्रैल होगा, 5 डिग्री है तो 19 अप्रैल, 19 अप्रैल होगा। 5 डिग्री 14/5/19, 14 तारीख को तो उसमें गया ना, 14 अप्रैल को मेष राशि में गया ना, 5 दिन में 5 डिग्री चला वो, 14/5/19। 19 या 20 ऐसा देखो, 19। हाँ। आप 14 पकड़ रहे हो तो यस 19 बराबर है, हमने 15 to 15 लिया है ना, 20। तो 20 एक दिन आगे। हाँ। ये समझा कि नहीं, किसको नहीं समझा, ये नहीं समझा तो मैं समझाती हूँ, आज का लेक्चर थोड़ा एक्स्ट्रा जाने वाला है पक्का। दिस ये आई थिंक चांदनी जी ने हैंड रेस किया था कि उनको नहीं समझा कि ये कैसे आया है। जी मैम, मैंने ये पढ़ा नहीं है कभी या नहीं सीखा है अच्छा किसी के लिए। अच्छा, अभी आपको याद है हमने जो स्टार्टिंग में एक पीपीटी देखा था कि केप्रिकॉन की राशि में मकर संक्रांति जो होती है, तो वो 15 जनवरी से 15 फरवरी तक केप्रिकॉन रहेगा, तो 15 फेब से 15 मार्च तक आगे की साइन आएगी एक्वेरियस की, फिर एक्वेरियस के बाद वाला कभी आएगा, 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक वो पाइसेस हो गया, तो 15 मार्च से 15 अप्रैल पाइसेस हो गया। अभी हमने देखा है यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 15 अप्रैल क्यों, तो एरीज, ये 5 डिग्री में सन है एरीज में, 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक ये एरीज राशि होगी। जी तो एरीज राशि में 5 डिग्री यानी 15 तारीख को जब भी वो ट्रांजिट करेगा, ये 15 की जगह कभी 14 हो सकता है, कभी 16-17 हो सकता है, बट फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग 15 तारीख के सनराइज के टाइम पर सन की डिग्रीज होंगी 0 डिग्रीज सम मिनट सम सेकेंड्स एरीज, राइट। सो 15 तारीख को 0 डिग्री हो गया, हर दिन सन 1 ही डिग्री आगे जाता है, ऑन एन एवरेज ओनली 1 डिग्री। 15 को 0 दिखाया तो 16 तारीख को 1 डिग्री दिखाएगा, 17 को 2 डिग्री, 18 को 3, 19 को 4 और 20 तारीख को 5। ऐसा 5 डिग्री में, आई मीन 5 डिग्री एरीज में अगर सन है तो वो 15 अप्रैल का जन्म दिन है। दिन, टाइम पता नहीं, टाइम अभी तक नहीं मालूम। सो जस्ट फॉर एन एक्सरसाइज मैंने पूछ लिया था कि 5 डिग्रीज एरीज में कहाँ होगा वो, कौन सी डेट होगी। तो 15 अप्रैल से अगर हम देखें तो 5 डिग्रीज कम्स टू अराउंड 20 अप्रैल। ऐसे ही अगर हमको तारीख पता हो, डेट एंड मंथ, जैसे कोई अगर कहेगा कि 12 अप्रैल को जन्म हुआ, इसी का एग्जाम्पल लेके 15 की जगह 12, तो सन के लिए क्या डिग्रीज मिलेंगे। 15 अप्रैल को 0 डिग्रीज एरीज था, तो 12 यानी 15 से पहले, एरीज के पहले वाली राशि यानी मीन राशि आएगी।
3 दिन पीछे जाना है तो 14, 13, 14, 13 और 12 12 सॉरी 0 डिग्रीज 15 तारीख को, सो 29 पॉइंट समथिंग यानी 30 डिग्रीज पकड़ लो, कंप्लीट कर दिए 14 तारीख को, 29 डिग्रीज 13 तारीख को, 28 28 डिग्रीज 12 तारीख को। 12 तारीख। सो 12 अप्रैल को सन विल बी समवेयर अराउंड 28 डिग्रीज, अराउंड इट। फिर सॉरी, देन आई ऑल्सो सेड कि उच्च और नीच में ज्यादा कुछ ऐसे खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने उतना देखा नहीं है। तो ये देखना जरूरी है कि वो किस लग्न के लिए है, कौन से लग्न का चार्ट है, उच्च का हो या नीच का हो। लग्न से हम समझ सकते हैं कि सूर्य उस जातक की कुंडली के लिए अच्छा है या बुरा ग्रह है, उसके उच्च या नीच होने का प्रभाव क्या पड़ेगा। वैसे अगर सूर्य नीच वर्गोत्तम हो तो अच्छा नहीं होता। वर्गोत्तम मतलब बर्थ चार्ट D1 लग्न कुंडली में जिस राशि में वो होता है वही राशि नवमांश की भी आती है, तो उसे वर्गोत्तम कहते हैं। नीच वर्गोत्तम यानी लग्न और नवमांश दोनों की ही कुंडली में वो नीच राशि में हो तो नीच वर्गोत्तम। तो सूर्य अगर तुला राशि में होगा D1 में भी और D9 में भी, दोनों चार्ट्स में, तो वो नीच वर्गोत्तम हो गया, ये अच्छा नहीं मानते। उच्च स्थिति में होने का अर्थ है कि सूर्य की शक्ति अधिक है, नीच में होने का अर्थ है कि उसकी पावर कम है। तो मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी सूर्य से उत्साह देखा ना हमने, एंथुजियाज्म है, उत्साह है, तो अगर उच्च स्थिति में होगा तो उत्साह ज्यादा होगा, नीच में होगा तो उस व्यक्ति में उत्साह की कमी होगी। एक कंफ्यूजन क्लियर करते हैं, हमारे क्लास वालों के लिए क्लियर है। पिता किस भाव से देखते हैं? 10th हाउस। पक्का? 10th हाउस। कुछ लोग 9th भी कहते हैं, कुछ 10th में। तो लेकिन 10th है, लॉजिकली देखा जाए तो 10th होना चाहिए। 10th है, ये लॉजिकली भी क्लियर हो 10th चुका है। था कि अपना 10th भाव ही पिता के लिए हाँ, मानेंगे। कोई भी भाव के श्लोक उठाकर देख लो, सीधे सीधे बताया है 10th हाउस के ही श्लोक में फादर आता है। फिर ऐसा ये बृहद पराशर की किताब से ही एक कंफ्यूजन आया है कि 10th हाउस से फादर, ये उन्होंने अपने श्लोक में दिया है। और उन्होंने एक और चीज कही है, रवितः पुण्य भेतात, यानी सूर्य से नवम भाव का निरीक्षण करने से पिता के संबंध में अधिक जानकारी मिलती है। सूर्य से नवम, कुंडली का नवम नहीं, नवम भाव से पिता को नहीं देखते, ये क्लियर कर लो कंफ्यूजन। पिता 10th हाउस से देखते हैं, फादर इज टू बी सीन फ्रॉम 10th हाउस। मेरी माँ कहाँ से देखेंगे? 4th हाउस से। मेरा हस्बैंड कहाँ से देखेंगे? 7th हाउस से। तो मेरी मम्मी का हस्बैंड कहाँ से देखेंगे? 4th हाउस से 7th हाउस, तो वो 10th हाउस हो गया। ये लॉजिकल है। और सूर्य से 9th हाउस से भी हम पिता को जान सकते हैं, उस भाव की स्थिति और उस भाव में आने वाला ग्रह पिता के विषय में जानकारी देगा। तो अगर सूर्य 2nd हाउस में है तो मैं 10th हाउस से पिता देखूंगी। अगर सूर्य 1st हाउस में है तो मैं कुंडली का 10th हाउस फादर का है, इसीलिए वहां से भी फादर के बारे में जानूंगी। और सूर्य लग्न में है, इसीलिए सूर्य से 9th हाउस, जो 9th हाउस ऑफ दैट कुंडली आएगा, इसीलिए वहां से भी देखूंगी। अगर सॉरी वो क्योंकि पंचम से एक कभी मैंने किसी वीडियो में देखा होगा कि पंचम हमारा संतान होता है, हाँ इसलिए बराबर, 9th को पिता माना, क्योंकि वहां से जब वो लग्न को देखता है तो हम तो वो संतान 5th होते हाउस हैं। आता है, 9th हाउस से 5th हाउस। हाँ, ये जोड़ते हैं, मुझे पता है, लेकिन पिता को 10th हाउस से ही देखना है। 10th हाउस से देखो और सन से 9th हाउस से देखो। एक ऐसा भी कहा है कि
9th और 10th का डिवीजन भी किया हुआ है। ये अगर आप अपने पिता पर आश्रित है, इफ यू आर डिपेंडेंट ऑन योर फादर, तो आप 9th हाउस से पिता को देखते हो। अगर आप इंडिपेंडेंट व्यक्ति हो, अगर आप अपने पिता पर आश्रित नहीं हो, तो आप 10th हाउस से देखते हो। बट मैंने ये और कहीं सुना नहीं है, ये मैंने भी कहीं से जाना था, पर ये अच्छा मैंने हुआ, कहीं कंफ्यूजन सुना नहीं। क्लियर हो गया। मुझे भी लगता था कि 10th ही होना चाहिए, क्योंकि 4th से 7th इफ यू गो फॉर लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, तो भावात भावम करके हम देखेंगे तो मेरे मम्मी के हस्बैंड है मेरे पिता, ऑब्वियसली। और अगर 9th हाउस से पिता देखूं तो पिता की पत्नी मेरी माँ, वो मेरे 3rd हाउस से आ जाएगी, तो वो तो गलत है। माँ को तो हम 3rd हाउस से नहीं लेते, माँ को तो 4th हाउस से ही लेते, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। सो मैं तो स्टैंडर्ड इसके लिए भी लेती हूँ बिकॉज फिर माता पिता में I don't go षडाष्टक हो beyond जाएगा। हाँ, I don't go beyond पाराशर। पाराशर अपने श्लोक में कहते हैं, 10th हाउस के श्लोक में कहते हैं कि वहां से पिता को देखना है, तो मैं 10th हाउस से देखती हूँ। मैम आपने जो 2-3 बार बोला कि सूर्य से 9वां हाउस देखना है, यानी जहाँ पे सिंह यानी लियो राशि हो वहां से 9वां नहीं हाउस, नहीं नहीं नहीं, सूर्य से, तो यानी लग्न से या सिंह फर्स्ट नहीं, से? सूर्य से यानी ओके, फॉर एग्जाम्पल एरीज एसेंडेंट होगा और सूर्य कैप्रिकॉर्न साइन में है, तो सूर्य कहाँ पे होगा? कैप्रिकॉर्न 10th हाउस में होगा। 10th हाउस में होगा। हाँ, एरीज एसेंडेंट के लिए कैप्रिकॉर्न 10th हाउस, 10th में होगा। सो सूर्य अगर 10th हाउस में है, सो सूर्य से 9th हाउस यानी 10th हाउस का 9th हाउस यानी 6th हाउस। ओके मैम, समझ गई, थैंक यू। 6th हाउस से भी हम देखेंगे। जस्ट दिस इज लाइक थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें पिता के बारे में मिलेगा। वैसे ऑन रेगुलर या कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए 10th हाउस को आप अगर एनालिसिस करेंगे, उसको एनालाइज करोगे, तो 10th हाउस से पिता के बारे में पता चलता है। फिर एक और चीज दी है कि पिता के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए सूर्य जिस भाव में बैठा हो, उस भाव से 9th हाउस को आप देखो, उसका भी एनालिसिस करो। फिर इसके अभी सूर्य के मित्र और शत्रु ग्रह कौन होंगे? में चंद्र, मंगल एंड गुरु। राहु, हाँ, चंद्र, मंगल, गुरु। चंद्र, मंगल, गुरु। शनि। शनि नहीं है, शनि नहीं है, मित्र, शनि मित्र नहीं है, शनि और शनि मित्र सूर्य नहीं है। शत्रु नहीं, नहीं वो शत्रु शत्रु है है, ना? दूसरा डिवीजन है। शत्रु है। हाँ, तो वही मैं शत्रु ही बोल रहा था। शत्रु, अरे हाँ, मित्र के बारे में। अच्छा, अच्छा। मित्र पूछ रहे ओके, मैं कुछ और कैलकुलेशन, हाँ मैं कुछ टाइम ओवर हो कैलकुलेशन गया कर रहा है था, ना। तो सॉरी। ओके। शत्रु ग्रह शनि और शुक्र है, मित्र ग्रह चंद्र, मंगल, गुरु। और जो बुध है उसको न्यूट्रल मानते हैं सन के लिए। क्यों? वो भी हम देखते हैं आगे। अभी सूर्य को जिस दिशा का कारक कहा है वो है पूर्व दिशा, और जिस दिशा में वो सबसे अधिक बली होता है, उसको ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है, वो दक्षिण दिशा। सबसे अधिक धूप दोपहर को होती है ना, तपता सूरज सर के ऊपर दोपहर को होता है। सुबह की धूप इतनी भी ज्यादा नहीं होती, मराठी में उसको कहते हैं कोवळ ऊन। सो मैच्योर्ड इतना नहीं होता है वो। जब सबसे कड़ी धूप होती है दिन के मध्य में, तब सूर्य दशम भाव में होता है, दक्षिण दिशा में। तो सूर्य का कारक भाव लग्न भाव है, उसकी दिशा लग्न की पूर्व दिशा है, और उसका दिक्बली स्थान दशम भाव या दक्षिण दिशा है। सूर्य का जो दशा काल है वो 6 वर्षों का होता है। अभी दशा काल, ये जब भी दशा वगैरह हम देखते हैं तभी उसका मायने है। अगर आपका जन्म नक्षत्र जो है वो चंद्र से देखते हैं, लग्न का नहीं। चंद्र जिस नक्षत्र में होता है वो आपका जन्म नक्षत्र होता है। अगर आपका जन्म नक्षत्र कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी
या उत्तराषाढ़ा, इन तीनों में से कोई एक हो तो आपके जन्म के आरंभ में, स्टार्टिंग में सबसे पहली दशा सूर्य की महादशा होगी। इन तीनों को सूर्य के नक्षत्र भी कहते हैं। सूर्य का जो दशा काल है वो 6 वर्षों का है। अभी दशा हमारा सब्जेक्ट नहीं है तो हम लोग उसका डिवीजन नहीं कर रहे, लेकिन अगर कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा ये आपका जन्म नक्षत्र है तो सबसे पहली महादशा सूर्य की होगी। और ये अभी सूर्य निसर्ग का अग्नि है ना, नेचुरल सोर्स ऑफ फायर। अग्नि कैसे चलता है? ऊपर की तरफ, ऊर्ध्वगामी। अभी कैसे ऐसे जाता है क्या? नीचे 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 जाता है क्या अग्नि? नहीं। पीछे हटता है क्या अग्नि? नहीं, आगे बढ़ता है। सूर्य भी कभी पीछे नहीं हटता, आगे ही बढ़ता है, रेट्रोग्रेड नहीं जाता, हमेशा डायरेक्ट मोशन में चलेगा, सीधा, नेवर गोज रेट्रोग्रेड। फिर इसकी दृष्टि कैसे होती है? हर ग्रह की 7वीं दृष्टि होती ही है। मंगल, गुरु, शनि इनकी अलग भी दृष्टि होती है, लेकिन अभी सूर्य पे हम लोग कंसंट्रेट करें तो सूर्य ये अपने से 7वें भाव पर दृष्टि डालता है, 180 डिग्रीज सीधा देखेगा। तो अगर सूर्य फर्स्ट हाउस में है तो 7th हाउस को देखेगा, सेकंड हाउस में है तो 8th को देखेगा, 11th हाउस में है तो 5th को देखेगा। तो उसकी सीधी दृष्टि होती है। ठीक है, वो रिकॉर्डिंग में सर अपने स्टोरेज ज्यादा कंज्यूम हो रहा होगा, कहीं ऐसा हो सकता है। नहीं, इट्स समथिंग एल्स। रिकॉर्डिंग तो ठीक है, दैट इज ऑन। ओके, लेट्स सी, इन 5 मिनट्स विल स्टार्ट इट अगेन। इसके अलावा हाँ, हर एक ग्रह को ऐसे भी दिया है कि कुछ स्थान जो है कुंडली के 12 भावों में से कुछ भाव में अगर ये ग्रह आते हैं तो इनके लिए अच्छा माना है। सूर्य के लिए वो है, कहीं से मेरा एको आ रहा है, अभी नहीं आ रहा है, हाँ, आ रहा है। ओके, सूर्य के लिए वो भाव है 3, 6, 10, 11, 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस। ये जो स्थान है ना, इनको उपचय स्थान कहते हैं। उपचय यानी इंक्रीमेंटल हाउसेस, जो उपचय यानी वृद्धि करवाता है, ग्रोथ। इट्स स्टिल गिविंग मी दैट नोटिफिकेशन। ओके, 3, 6, 10, 11 ये सूर्य के लिए अच्छे भाव माने जाते हैं। कुछ लोग 2-3 योग है, ये पराशर में ही दिए, वेशी, वोशी और उभयचारी। किसी को पता है ये योग क्या है? यस, नो, मे बी, डोंट नो। डोंट नो। ओके, सो अभी सूर्य से दूसरा भाव, अगर सूर्य फर्स्ट हाउस में है तो सूर्य से दूसरा भाव यानी 2nd हाउस। सूर्य 4th हाउस में है, उससे दूसरा भाव यानी 5th हाउस। सूर्य फर्स्ट में है उसके द्वादश भाव यानी उससे 12th हाउस यानी 12th हाउस। सूर्य 4th हाउस में है, उससे 12th हाउस यानी 3rd हाउस। सो अगर सूर्य से दूसरे भाव में कोई ग्रह बैठा हो, चंद्र को छोड़कर, एक्सेप्ट मून, अगर कोई ग्रह सूर्य से दूसरे भाव में बैठे हैं तो उसे वेशी योग कहते हैं। वेशी योग में क्या होता है कि ये व्यक्ति सत्यवादी हो सकते हैं, इनका शरीर लंबा हो सकता है, थोड़े आलसी हो सकते हैं और सुखी लोग होंगे, लेकिन इनके पास धन की थोड़ी सी कमी होगी। यही अगर एक्सक्यूज मी मैम, नेहा, मेरा नेट बंद हो गया था, लाइट चली गई थी, प्लीज रिपीट कर दीजिए दूसरे भाव में अगर। हाँ श्योर, नो प्रॉब्लम। अगर चंद्र को छोड़कर बाकी जो ग्रह है वो सूर्य के 2nd हाउस में कोई ग्रह आता है तो उसे वेशी योग कहते हैं।
इसका फल ऐसा होता है कि इस व्यक्ति में ट्रूथफुलनेस होगी, ऑनेस्टी होगी, सत्यवादी होंगे ये। इनका शरीर थोड़ा लंबा हो सकता है, इनमें लेजीनेस आ सकती है, आलस आ सकता है। ये सुखी लोग होंगे मन से, लेकिन थोड़ा धन इनके पास कम होगा, संपत्ति की कमी होगी। ऐसा नहीं कि ये गरीब होंगे, लेकिन संपत्ति कम होगी। यही जब सूर्य से 12वें भाव में चंद्र को छोड़कर बाकी कोई ग्रह आते हैं तो उसे वोशी योग कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को कहा है वो दान पुण्य करने वाला, दानी लोग होते हैं, यशस्वी होते हैं, निपुण होते हैं, यानी बहुत ही स्किलफुल होते हैं। इनको विद्या और यश और शक्ति ये मिलती है। यही अगर सूर्य से दूसरे और द्वादश यानी सेकंड एंड 12th हाउस दोनों में ही चंद्र को छोड़कर बाकी कोई ग्रह आ जाए, दोनों में है, तो ये उभयचर योग हो गया। उभयचर का फल ऐसा है कि ये व्यक्ति राजा समान होता है और सुखी होता है, या राजा होता है। भी राजा तो है नहीं हमारे पास, तो किसी उच्च पद पे, अधिकारी के पद पे, जैसे अंकित जी ने कुछ टाइम पहले कहा था प्रोफेशंस डिस्कस करते हुए, हेड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, तो किंगली पोजीशन पर बैठ सकते हैं ये। कैसा है कि राहु और केतु ये दोनों ही डिल्यूजनल प्लैनेट्स है, मतलब भ्रमित करने वाले। जो नहीं है उसके होने का आभास होगा, और जो है वो दिखाई नहीं देगा। और ये ग्रहण, अगर ये सूर्य के साथ में राहु है तो ग्रहण आत्मा पर लग रहा है, तो आत्मा दिशाहीन हो रही है। यही अगर शनि और, हाँ ये वृंदा जी आपके लिए शनि और सूर्य की युति जो आप पूछ रहे थे, शनि और सूर्य साथ में हो तो पिता पुत्र के साथ कुछ गड़बड़ हो सकती है। जितना मैंने देखा है ये लोग अपने पिता का बहुत आदर करते हैं, इनके और इनके पिता के संबंध बुरे नहीं होते, लेकिन जरा सा तनाव जो होता है ना वो हो सकता है, टेंशन वाली चीज थोड़ी सी, थोड़ा सा, बहुत ही बुरी बात नहीं है। लेकिन शनि सूर्य की युति में देखो कि सूर्य आत्मा कारक है और शनि उसका शत्रु है, तो शनि इसको बांध कर रखेगा। तो जैसा हम चाहते हैं वैसा फल नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट वगैरह की प्रॉब्लम होती है, मतलब लीगल इश्यूज होना, ये सब हो सकता है। इसको यूजुअली बेसिकली इसको बंधन योग कहते हैं। शनि और सूर्य कहीं एक साथ हो तो ज्यादा, और अगर शनि सूर्य को देख रहा हो तो भी ये बंधन योग होता है। आत्मा पर बंधन है, तो जैसा चाहिए वैसा इफेक्ट नहीं मिल रहा, ऐसा हो सकता है। सॉरी, कोई कुछ कह रहा था और आवाज कट रही थी। आई थिंक चांदनी जी आपके यहाँ से ही थोड़ा, हाँ नहीं किसी और के पास से आ रहा था। चांदनी जी आप ही के पास से कुछ आ रहा है डिस्टर्बेंस, मतलब आपकी आवाज अटक रही है, आपका स्क्रीन भी फ्रीज हो गया है। कांट हियर। आप वीडियो ऑफ कर दो, वीडियो ऑफ कर दो, देन ट्राई टॉकिंग। ओके, जब तक वो होता है तब तक डू वी हैव एनी अदर क्वेश्चंस कि बस खत्म, बस ओवरलोड एक सन के लिए कितना? नहीं एकदम बराबर था ये योग आपने जो बताया वो नोट्स में भी होंगे ना? हाँ एवरीथिंग। आज का खाली वीडियो लेट आएगा, बहुत बड़ा वीडियो बन रहा है। हाँ वो तो ठीक है, नोट्स आएंगे। यस एक थोड़ा सा मेरा अंडरस्टैंडिंग है फादर को लेकर के जो हम लोग बात कर रहे थे ना 9th और 10th का। हाँ एक्चुअली में ज्योतिष सनातन संस्कृति का हिस्सा है, वेद का अंग है, तो हमको इसको समझने के लिए हमारा अपनी संस्कृति के हिसाब से ही चलना चाहिए। तो मुझे लगता है बायोलॉजिकल फादर अगर देखना है तो 10th हाउस है, बट फादर फिगर अगर देखना है, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन में मैं ये कहूँ कि मेरा एक पिता नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा मदर का कैरेक्टर ठीक नहीं है। एक मेरा बायोलॉजिकल फादर है, एक मेरा जो गुरु है, जो मेरा आध्यात्मिक गुरु है वो भी मेरा पिता है,
क्योंकि उसको भी पिता तुल्य बोलते हैं। जिसने मुझे अक्षर ज्ञान दिया, विज्ञान पढ़ाया, वो भी मेरा गुरु है। तो आप सही कह रहे हो। नाइन्थ और हाउस शादी से के बाद गुरु जैसे देखते हैं, वैसे पिता समान, पिता तुल्य पिता नाइन्थ हाउस से तुल्य। देखेंगे। पिता तुल्य नाइन्थ हाउस से ही देखेंगे। बायोलॉजिकल फादर तो 10th हाउस से होता है। तो ये मुझे लगता है कि जो लोगों ने ट्रांसलेशन किया है, तो जो लोग परंपरा को नहीं समझे हैं, उन्होंने थोड़ा सा इल्यूजन में आ गए। नहीं, पर मुझे ऐसा जिसके ऑनेस्टली किसी जिसके ट्रांसलेशन में ये मिला नहीं है कि 9th हाउस से पिता को देखो। सिवाय इंग्लिश ये ट्रांसलेशन में है। कि किसमें बोला आपने? इंग्लिश ट्रांसलेशन में कई जगह लोगों ने मिस्टेक कर रखा है। नहीं, मैं वही कह रही हूँ। इवन इन बीपीएचएस अपना बृहद पराशर होरा शास्त्र, उसमें भी ये दिया है कि सूर्य से 9th हाउस से देखो और 10th हाउस से पिता को देखो, और जो चीजें आप 9th हाउस से 11th हाउस से देखते हो, वो सारी चीजें सूर्य से भी देखो। इसमें कहीं भी ये नहीं बोला कि 9th हाउस से ही पिता को देखो। जी। 9th हाउस का मैंने कनेक्शन जब लगाया तो मुझे इतना ही मिला कि 9th फ्रॉम सूर्य इज ऑल्सो अबाउट गिविंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर फादर। सो आपने कहा वो क्योंकि एक बिल्कुल शब्द सही है। हमारे जो हमारे शादी होती है, अभी हम लोग आज के डेट में सास ससुर बोलते हैं। एक्चुअली में वो अगर शब्द अगर है तो धर्म पिता है। तो धर्म पिता और पिता ये हो सकता है कि जो अगर कोई फॉरेनर लिखेगा जो हमारे कल्चर को नहीं समझता, या कोई हमारा इंडियन भाई भी अगर लिखेगा और जो कि उतना ट्रेडिशनल को नहीं रिस्पेक्ट करता है या नहीं उतना डिप्थ में जाता है, तो वो ये मिस्टेक कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है इसीलिए। लेकिन फादर इन लॉ विल बी माई हस्बैंड्स फादर ना, या फादर इन लॉ यानी पति या पत्नी, उनका फादर, तो उनसे 10th हाउस, तो 4th हाउस आ जाएगा। 7th हाउस से 10th हाउस। नहीं, 7 से 10th 4th आएगा। तभी इसीलिए ससुर और समधी का वर्ड बनाया गया, क्योंकि ससुर मतलब कि सुर आपके समान हो जाए, सारे गामा पा दोनों लोग एक ही बोले। समधी का मतलब इसीलिए बोला गया कि समधी मतलब बुद्धि। दोनों अगर परिवार में अगर स्टेप आपको फादर हो तो संस्कृत टीचर मिले, स्टेप फादर पे मैं आती हूँ। स्टेप फादर का अलग कॉम्बिनेशन भी है। अच्छा, ओके। स्टेप फादर भी धर्म मैम, पिता ही हुआ। सास भी तो दशम भाव से देखी जाएगी। सास हाँ, सास दशम भाव से ही देखी जाती है। इन लॉज एज अ होल, हाँ, सर। इन लॉज कैसे है, मतलब ससुराल देखना है तो 8th हाउस। कुंडली उल्टी करनी पड़ेगी। हाँ, सास ससुर अलग कर दो तो 10th एंड 4th हाउस। ससुराल की परिस्थिति 8th हाउस। उल्टी कुंडली कुंडली बिल्कुल उल्टी उल्टी बिल्कुल उल्टी आती है। और प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो हम लोग की लाइफ का यही स्टोरी चलता है। हाँ, अरे ये भावात भावम मैंने जब भी करवाया था ना हाउसेस के पहले, तभी मैंने सबसे पहले एक चीज कही थी, ये बेसिक है, ये चक्र है, इसको आप जितना घुमाओ घूमता जाएगा। भावात भावम बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन यूजुअली कैसा है ना कि कुंडली ही नहीं है मेरे पास, तो मैं देख लूं। लेकिन ऐसे टाइम पे भी मैं मोस्टली कुंडली नहीं होती है तो मैं प्रश्न शास्त्र से आंसर निकालती हूँ, और वो बहुत अच्छा बैठता है। ज्योतिष खत्म हो जाता है तब आप प्रश्न तभी शुरू होता है ना। बिल्कुल। अभी तक नेहा जी, अभी तक वो मिला नहीं है क्या? जो मेरा क्वेश्चन था ना, मैंने पूछा था आपसे। नष्ट हाँ, अभी छोड़ दिया हमने फिर। नष्ट जातकम। नहीं, वो चिंतन जी ने कुछ शेयर किया था, कुछ खो गई थी चीज गोल्ड की, तो हम बहुत सोच रहे थे कहाँ मिलेगी, लेकिन फर्स्ट ग्लांस लग रहा था कि वो या तो चोरी हुआ है या तो खो गया है, उनको मिला नहीं अभी तक। यस, मैंने पूछा था आपसे, आपको मिला क्या? आपको रिस्पॉन्स नहीं आया आपका, तो मुझे लगा शायद नहीं मिला होगा। नहीं मिला ही नहीं। नहीं, वो आप बोल रहे थे ना कि ज्यादा नहीं था, पर जितना भी था वो गोल्ड था, और गोल्ड से मेरा संबंध कुछ खास है, खास। होता है। सो या देखिए, अभी हमने
लेक्चर तो खत्म कर दिया है, मैं रिकॉर्डिंग चाहिए तो स्टॉप करती हूँ, नहीं तो वी विल कीप ऑन रिकॉर्डिंग, आई डोंट माइंड, बट क्वेश्चंस है देन वी विल टेक इट, अदरवाइज वी कैन आइदर हम सेशन एंड कर सकते हैं या फिर हम ज्योतिष पे वार्तालाप कर सकते हैं, जो हमारा मेरा कम से कम फेवरेट टाइम है। ये ससुराल जाते वक्त हुआ है क्या आपका? चिंतन जी का, मेरा नहीं, हाँ। चिंतन जी का क्वेश्चन था। हाँ चिंतन जी को ही बोल रहा था मैं। नहीं नहीं, घर पे ही। घर पे ही थे। घर पे ही खोया है ट्रेवलिंग के टाइम में। जी जी, मतलब ये मतलब कहीं खो आप तो आए गए थे? बहुत पहले गया था, मगर जैसे अभी निकालने गए तो पता चला भी ये है ही नहीं जगह पे। चिंतन जी, आपका परमिशन चाहिए मुझे, क्योंकि ये चार्ट आपने निकाला था, हम प्रश्न में इसका एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं, हाँ हाँ, इफ यू आर ओके विद इट। या ओके। मेरे पास काफी सारे प्रश्न चार्ट्स है, और बिना सोचे समझे भी ना हमको ज्यादा उसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, कंफ्यूजन होता है कई बार एक्स्ट्रा सोचने जाए तो। लेकिन मैं वन मोर वही कंफ्यूज हो एग्जाम्पल, गया था। हाँ एग्जाम्पल एक और एक आपका तो सामने है। खुद का था, इसलिए थोड़ा और ज्यादा कंफ्यूज होता है। आई नो, हम ढूंढना चाहते हाँ, हैं ना कि नहीं वही मिले, कुछ अच्छा मिले हमें, वही। लेकिन वो चंद्र स्थिति यहाँ पे सीधे सीधे नाश ही दिखा रही थी। जी और अगर मैंने बाद में उस पर थोड़ा स्टडी किया, मैंने नवमांश वगैरह निकाले, ज्यादा से ज्यादा नवमांश वो 8th हाउस पे जा रहा था। तो 8th हाउस से यूजुअली हम अभी या तो डिस्ट्रक्शन कहो या चोरी